यस, आज का टॉपिक दोस्तों इसे ड्रग अवेयरनेस। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे यहाँ सुसाइड का आंकड़ा क्या है एनसीआरबी के द्वारा, जो कि एक तरह से सरकारी आंकड़ा। 2018 के अंदर हम लोगों ने देखा दोस्तों 1,39,123 लोगों ने सुसाइड की, जो कि 3.4% ज्यादा था 2018 के मामले में। अब जब आप अगली बार का आंकड़ा देखेंगे तो हो सकता है एकदम अलार्मिंग हो, क्योंकि हम लोग कोविड पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर WHO की माने तो 8 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं, और 5% एडल्ट जो हैं अपने लाइफ टाइम में कम से कम एक बार जरूर सुसाइड ट्राई करते हैं। अभी हम लोग एनसीआरबी के थोड़े से फिगर को अगर देखें, बहुत सारे कॉजेज हैं लोगों के सुसाइड के कारण जाने के। एक जो बहुत बड़ा कॉज है वो है फैमिली प्रॉब्लम, उसके बाद उससे पहले इलनेस, और जो थर्ड कॉज है दैट इज ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिक एडिक्शन एटसेट्रा। ऐसा नहीं है मित्रों कि हमारे देश में सुसाइड केवल एक ही स्टेट में रहती है। देश के सभी स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरीके, अलग अलग परसेंटेज में लोग सुसाइड करते हैं। आप देख रहे हैं गुजरात में 5.5% है, महाराष्ट्र में ये 13.6% है। इसी तरह से अलग अलग राज्यों के अंदर इसका अलग अलग परसेंटेज भी है। यूएनओडीसी अगर ड्रग की जब बात करती है, ये एजेंसी यूएन की, तो बोलती है कि दुनिया की 5% आबादी ड्रग यूज करती है। दोस्तों ड्रग, ये जो यूएनओडीसी बात कर रही है, ये उन ड्रग की बात कर रही है जो कि प्रतिबंधित ड्रग हैं। और हमारे देश में इन ड्रगों के ऊपर एक कानून है जिसको कि हम बोलते हैं एनडीपीएस एक्ट। और इस एक्ट के मुताबिक जो भी व्यक्ति इन ड्रग्स का व्यापार करता है उसको 10 साल से 20 साल की सजा है, और जो व्यक्ति इन ड्रग्स को कंज्यूम करता है उनको 1 साल तक की सजा है। तो ये 5% का आंकड़ा उन ड्रग्स का है। अभी हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसको कि लोग ड्रग नहीं मानते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। WHO बोलता है 130 करोड़ लोग तंबाकू यूज करते हैं, और 80 लाख से लेके 1 करोड़ लोग हर साल मर जाते हैं। हमारे देश में भी मरने वालों की संख्या करीब 12 लाख है। और अगर आप देखें कोविड के टाइम में जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे थे, अल्कोहल का सेवन कर रहे थे, उन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हुए हैं, उनकी डेथ ज़्यादा हुई है। ये आंकड़ा बाद में आप देखेंगे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जरूर आएगा, बट न्यूज़पेपर्स में आप देखें तो ये जरूर पाएंगे। अगर रिस्क अगर हम देखें, आजकल जितना भी हमारा यूथ है वो सोचता है यार क्या फर्क पड़ता है स्मोकिंग से, खाली एक कश ही तो लगाना है। लेकिन स्मोकिंग अगर आप देखें, कहीं भी गूगल करें, WHO है, बाकी जगह की रिपोर्ट देखें, तो हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कि स्मोकिंग से फर्क नहीं पड़ता हो, जिसके अंदर टॉप टू हेड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड विद दिस। आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर से हर कश के अंदर हर शरीर का हिस्सा आपका इफेक्टेड होता जा रहा है, चाहे वो ब्लाइंडनेस हो, चाहे आपका न्यूरो प्रॉब्लम हो, चाहे आप देखते हैं कि 9 आउट ऑफ 10 लंग कैंसर्स आर कॉज्ड बाय स्मोकिंग सिगरेट्स। दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस। अभी दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे ड्रग की, जिसको कि लोग बहुत शौक से पीते हैं, सिनेमाओं में दिखाया जाता है। दुनिया में करीब 230 करोड़ लोग ड्रिंक करते हैं, 230 करोड़ लोग ड्रिंक करते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो 30 लाख लोग अल्कोहल के चलते मर जाते हैं, जिसमें 3,76,200 लोग सुसाइड करते हैं अल्कोहल के चलते, और करीब 6,24,100 लोग ऐसे हैं जिनका कि अनइंटेंशनल इंजरी, यानी कि या तो रोड एक्सीडेंट या बाकी चीजों के चलते उनकी डेथ हो जाती है। अल्कोहल भी दोस्तों हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को ये हानि पहुंचाता है। ये मेरी स्लाइड के अंदर है, मैं स्लाइड का पूरा डेटा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आप इसको आराम से देख सकते हैं। दिस इज अवेलेबल ऑन द WHO, जो कि पूरी तरह से एक ऑथेंटिक डाटा होता है। और ये डेटा वो है जो उन्होंने कलेक्ट किया है, बट इसके अलावा और कितना लोग ज्यादा यूज कर रहा है अल्कोहल या टैबेको, वो एक अलग कंसर्न है। कितने लोग वास्तव में मर रहे हैं और रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, वो एक अलग कंसर्न है। अभी एम्स के द्वारा एक अध्ययन किया गया था 2019 के अंदर। तो अपने देश में अगर हम वापस आते हैं
तो उन्होंने पाया 16 करोड़ लोग अल्कोहल यूज कर रहे हैं, जिसमें 5.7 करोड़ लोग हैं उनको प्रॉब्लमेटिक है, और 2.9 करोड़ तो ऐसे हैं जो कि बिना अल्कोहल के रह नहीं सकते और उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, प्रॉब्लमेटिक है। कैनबीज जो कि भांग, गांजा और चरस, जिसको कि अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, तो हमारे देश में 3.1 करोड़ लोग इसको यूज करते हैं। 72 लाख लोगों को इससे प्रॉब्लम है। 25 लाख लोग इससे इससे डिपेंडेंट है, मतलब बिना इसके वो लोग रह नहीं सकते। दिस इज वेरी अलार्मिंग थिंग। अगर पूरी दुनिया में अगर हम कैनबीज देखें तो सबसे ज्यादा यूज करने वाली ड्रग है दुनिया भर में, और इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स यानी कि अफीम और उससे संबंधित ड्रग, जैसे अफीम के बाद में ब्राउन शुगर, हेरोइन, मॉर्फिन, तो उसका उन्होंने जब अध्ययन किया तो पाया हमारे देश के अंदर 2.3 करोड़ लोग यूज करते हैं। 77 लाख लोग प्रॉब्लमेटिक यूजर हैं, मतलब अक्सर यूज करते रहते हैं, और 28 लाख लोग ऐसे हैं जो कि बिना इसके रह नहीं पाते, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है और रिहैब की जरूरत है इमीडिएटली, एंड दे आर इन द सीरियस प्रॉब्लम। फिर आपने देखा होगा कि जो लोग इन चीज़ों को नहीं ले पाते, गरीब तबके के लोग हैं, कुछ लोग वाइटनर का यूज़ करते हैं, कुछ लोग इनहेलेंट्स को यूज़ करते हैं, कुछ थिनर यूज़ करते हैं, उनका नंबर भी अच्छा खासा है। 77 लाख हैं यूज़र, 22 लाख प्रॉब्लमेटिक यूज़र हैं, 8.5 लाख डिपेंडेंट यूज़र्स हैं। सो दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा आंकड़ा आपको बताया, इसके साथ साथ वो चीज़ें आपको नहीं बताई हैं जो कि आज हम बहुत सारे हेल्थ क्लब में देखते हैं, जिन लोगों को जल्दी मसल्स बनानी होती है, जिन लोगों को स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, वो भी डिफरेंट तरीके की ड्रग यूज़ करते हैं, जिसका परिणाम कई बार असमय उनकी मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, सीरियस प्रॉब्लम्स रहते हैं, कई बार उनको इंटरनेशनल गेम्स में भाग लेना होता है, उससे डिबार हो जाते हैं। सो जो चाहा है शॉर्टकट में बॉडी बनाने की, और उसके चलते जो लोग ड्रग यूज करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ द ड्रग्स। सो अभी ड्रग्स का एक थोड़ा सा मैं आपको, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हमारे पास में ओरिजिन के बेसिस पे 3 तरह की ड्रग होती है। 3 तरह की ड्रग में हम देखते हैं नेचुरल, जो कि प्लांट से हम लोगों को मिलता है, जैसे चरस, जैसे गांजा, या फिर अफीम, या कोका, कोका की पत्ती जिससे कि कोकीन बनेगी। फिर सेमी सिंथेटिक वो ड्रग है जिसमें कि नेचुरल ड्रग में कुछ केमिकल प्रोसेस करके हम लोग उसको ड्रग बनाते हैं, जैसे हीरोइन, मॉर्फिन या कोकीन। फिर तीसरी ड्रग ऐसी है जो कि प्लांट बेस्ड तो नहीं है लेकिन सिंथेटिक है, केवल लैब के अंदर बनती है, जिसमें कि एटीएस, एम्फेटामाइन टाइप ऑफ स्टिमुलेंट, मैंड्रेक्स, एलएसडी, जीएचबी, केटामिन एक्सेट्रा। उसी तरह से हमने डिफाइन किया है इनको 3 कैटेगरी में, डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट और हेलुसिनोजन। अगर हम इनके इफेक्ट पर बात करेंगे तो वी विल फाइंड कि यस, सो आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं नेचुरल यानी अफीम जो हमारे देश में लीगल तरीके से दवा कंपनियों के लिए तैयार होती है, करीब 63,000 फार्मर जो हैं इसको पैदा करते हैं 3 राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। उसी तरह से कैनबीज है जो कि 172 कंट्रीज में वाइल्ड तरीके से होती है। उसी तरह से कोका है जो कि पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, 3 कंट्री दुनिया के 100% कोका प्रोड्यूस करते हैं। कोका से आप नीचे देख सकते हैं कोकीन तैयार हो रही है, ओपीएम से आप देख सकते हैं मॉर्फिन और हीरोइन तैयार हो रही है। इनका अगर इंटरनेशनल मार्केट रेट देखते हैं, इट वर्कआउट ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपीस पर केजी हीरोइन, 5 करोड़ रुपीस पर केजी कोकीन। और ये पूरी ड्रग जो है टोटल इलिसिट है, कोई इसमें लिसिट ड्रग नहीं है। हमारा जो गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल इंडिया के अंदर है, वो दुनिया की 90% से ज्यादा हीरोइन यानी ओपीएम तैयार करता है, जिसमें कि अफगानिस्तान है 90% प्रोड्यूसर। उसी तरह से कोकीन जो है वो साउथ अमेरिका में प्रोड्यूस होती है और पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर इसकी सप्लाई होती है। बहुत इंटरेस्टिंग, कभी अगर आप देखें सिंथेटिक ड्रग के अंदर, कभी आपको किसी बच्चे के पास, यूथ के पास ये टिकट तरह की चीजें मिलें तो आपको पता चलेगा दिस इज द एलएसडी, इसे हेलुसिनेशन। उसी तरह से केटामिन पाउडर, एम्फेटामाइन। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हमारे यूथ को बहुत मिसकंसेप्शन है कैनबीस के बारे में, गांजा के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो भगवान का प्रसाद है,
या फिर इसको लेने से कंसंट्रेशन अच्छा होता है, या फिर ध्यान अच्छा लगता है। तो देयर आर मेनी मिसकंसेप्शन। दुनिया के कुछ कंट्रीज के अंदर इसको अलाउ भी किया हुआ है, लेकिन जो रिसर्च है वो ये बोलती है कि कैनबिस ट्रेस जो है और कैनबिस जॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं उनके अंदर। हमारी मेमोरी को वो डाउन करता है, डिसीजन मेकिंग को स्लो करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी खराब होती है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर जो रिसर्च किया गया उनमें पाया गया कि जो बच्चे 20 साल से कम हैं वो अगर गांजा या मैरिजुआना कंज्यूम करते हैं तो उन लोगों के ब्रेन फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ब्रेन का जो विकास है वो रुक जाता है। उसी तरह से देर आर मैनी ड्रग्स जिनको कि बहुत सारे लोग ड्रग्स समझते नहीं है। क्लब्स में डांस करने के लिए, बहुत सारे लोग रेप पार्टीज में यूज़ करने के लिए टैबलेट के रूप में यूज़ करते हैं। कुछ ड्रग ऐसी भी होती हैं जिसके बारे में हम अक्सर लोगों को बताते हैं, खासकर बच्चियों को बताते हैं कि भाई कभी भी आपको कोई ड्रिंक दे रहा हो तो आप उसको मत लीजिएगा, क्योंकि चांसेस हैं कि वो लोग ऐसा एक भी बूंद भी मिला देंगे जिसमें ना कलर है, ना खुशबू है, ना टेस्ट है। तो उससे आपको पता नहीं होगा आपके साथ क्या हुआ और आपकी याददाश्त भी चली जाएगी। और दूसरा, उस ड्रग के बॉडी में से ट्रेस सारे के सारे गायब हो जाएंगे नेक्स्ट डेज। तो ड्रग्स में हम बात कर रहे थे टाइप की, तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि हमारे दिमाग को दिग्भ्रमित कर देती है। हम कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, सोच क्या रहे हैं, इट्स ऑल डिफरेंट। जिसमें कि गांजा, एक्सटेसी, एंचरस, एलएसडी आती हैं। फिर कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि हमको स्टिमुलेंट करती हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करते हैं, क्यों करते हैं? खाने के बाद स्मोकिंग करते हैं सुबह सुबह, जिससे कि उनके दिमाग यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी थोड़ी सी तेज हो, जिससे कि वो अपनी लाइफ को थोड़ी आगे बढ़ा सकें। लेकिन स्टिमुलेंट की कैटेगरी में ड्रग्स भी आती हैं, जिसमें कि एक्सटेसी, एम्फेटामाइन टाइप ऑफ स्टिमुलेंट, कोकीन, क्रैक कोकीन, निकोटीन मैंने मेंशन किया वाले। उसी तरह से अगली कैटेगरी आती है जो कि हमारे दिमाग की एक्टिविटीज को बढ़ाती नहीं है, दिग्भ्रमित भी नहीं करती, लेकिन कम कर देती है। डिप्रेसेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो शराब पीते हैं, थके हुए होंगे, शाम को जाके वो शराब पियेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग की एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं। और कई बार आपने देखा होगा ऐसी स्थिति भी आती है कि व्हेन पीपल आर ड्रिंकिंग एंड ड्रिंकिंग, उस जगह पर अगर आग लग जाए, बिल्डिंग गिर जाए, उनको पता नहीं है क्या होगा, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम इतना डाउन हो चुका है। एंड मैनी ए टाइम जो डेथ हैपन होती है वो इसीलिए रहती है क्योंकि उनका हार्ट बीट बहुत डाउन हो जाता है, सांस लेने की गति बहुत कम हो जाती है, एंड हार्ट फेलियर। और उसके विपरीत जब मैं स्टिमुलेंट की बात कर रहा था, जब लोग ड्रग ज्यादा ले लेते हैं वो, तो उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सांस की गति भी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और डेथ उसके चलते होती है। सो डिप्रेसेंट कैटेगरी में अगेन मैरिजुआना, हेरोइन, ब्राउन शुगर, मैंड्रेक्स एंड एल्कोहल आती है। अब क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि मैंने इतना बड़ा आंकड़ा दिया, लोगों को लगा कि वो लोग बेवकूफ थोड़ा ना है, इतना सारा ड्रग यूज कर रहे हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। हम सबका एक ही कारण है यहाँ पे रहने का, क्योंकि हम सबको खुशी चाहिए। और खुशी के लिए बेसिकली, वैसे तो काफी हार्मोन है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट करके 4 हार्मोन्स का नाम बताया है जो कि हमको रियल में चाहिए खुश रहने के लिए। उनमें सबसे पहला हार्मोन है डोपामिन। डोपामिन क्या है? डोपामिन वो है रिवॉर्ड हार्मोन। जब हम लोगों को कुछ मिलता है, कुछ मेहनत करते हैं, मैंने नया फोन खरीदा, आई गेट द हैप्पीनेस। मैंने मेहनत करी, पास हुआ, रिजल्ट हुआ, मेरे को कुछ प्रेज मिली, आई गेट द डोपामिन। लेकिन जब हम ये सब कुछ नहीं करते हैं और हमको शॉर्टकट में हार्मोन चाहिए, स्मोकिंग, स्मोकिंग में अगर आप देखें, वन ऑफ द हार्मोन इज द डोपामिन। अब क्या होता है, आपने देखा होगा जो स्मोकर है स्मोकिंग के बिना नहीं रह पाता। वो क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि उसके डोपामिन रिसेप्टर जो हैं वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब वो स्मोकिंग करेगा, या जब आगे जाके दूसरी ड्रग जैसे कोकीन या बाकी की ड्रग्स लेगा। अब अगर उसको वो ड्रग नहीं मिलेंगी तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डाउन हो जाएगा, और डाउन को अप करने के लिए उसको एडिक्शन वाला पार्ट हो जाता है। दैट इज व्हाई दे कंटिन्यूअसली स्मोक एंड टेक ड्रग्स। दूसरा हार्मोन हमारी जो खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देयर इज द ऑक्सीटोसिन। यानी कि जब हम एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इंसान के नाते एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, दैट इज। आपने देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसका इलाज का बड़ा इजी सा तरीका था, जादू की चप्पी।
So that is oxytocin. सेरोटोनिन इज अ थर्ड हार्मोन, जो कि अगर हम देखें, मैं आपको, जो कि दूसरे की सेवा करने पे हमको मिलता है. एंड एंडोर्फिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, जो कि नेचुरल पेन रिलीवर है, एक्सरसाइज के दौरान हमको मिलता है. मैं थोड़ा सा और बताता हूँ एंडोर्फिन के बारे में. ये नेचुरल पेन रिलीवर है, हमारा ब्रेन इसको तैयार करता है. लेकिन हमको ये मिलता कब है? हमको मिलता तब है जबकि हम एक्सरसाइज करते हैं, लाफ्टर करते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं. लेकिन हमको जब शॉर्टकट चाहिए, हम कुछ मेहनत नहीं करते, तो हमको 5 करोड़ रुपए पर केजी की ड्रग खरीदनी होती है, हीरोइन और बाकी की चीजें, तब हमको जाके एंडोर्फिन मिलता है. और उसके बदले में क्या मिलता है दोस्तों? मौत. उसी तरह से डोपामिन की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि किस तरह से हम लोगों का ये रिवॉर्ड हार्मोन है. तो अधिकतर आपने देखा होगा, जो भी हाउस वाइफ हैं, वो लोग परेशान क्यों रहती हैं? क्योंकि वो खाना अच्छा बना रही हैं, लेकिन हस्बैंड उनको ये नहीं बोलता, यार प्रिय आज तूने बहुत अच्छा खाना बनाया. आगे से दोस्तों, जब भी आप अपने घर पे जाओ, खाने में अगर नमक भी कम होना, तो भी जरूर बोलना कि नहीं नहीं, खाना तो बहुत टेस्टी है. आप समझ जाओ आप उसके किस हार्मोन को इम्पैक्ट कर रहे हो. इसको डोपामिन मिल रहा है, और जैसे ही हमको डोपामिन मिलता है, हम लोग और एक्साइट हो जाते हैं. नहीं तो हमको डोपामिन लेने के लिए कोकीन लेनी पड़ेगी या स्मोकिंग करनी पड़ेगी. सेरोटिन अगेन, जैसे मैंने बताया, इट इज अ. आज हम पूरी दुनिया के अंदर देख रहे हैं किस तरह से मानव इस पैंडेमिक की समस्या से गुजर रहा है. अगर हम मानव के लिए खड़े नहीं होंगे, दूसरे की सर्विस नहीं करेंगे, तो हम लोग अपने ही गड्ढे के अंदर गिर जाएंगे. और सेरोटिन ये तभी रिलीज होगा जब हम दूसरे की हेल्प करेंगे, दूसरे के साथ खड़े हुए रहेंगे. लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, यार मेरी लाइफ है, मैं अपनी पहले तो संभाल लूं, बाकी दूसरे का तो मैं बाद में करूंगा. तो उन लोगों को ये हार्मोन के लिए ड्रग्स में जाना पड़ता है. ऑक्सीटोसिन दोस्तों ऑलरेडी मैंने बताया. अपने दोस्त बच्चों को जब भी घर जाते हो, प्लीज हग देम, से देम आई लव यू. अगर कुछ परेशानी भी है, उसको मत दिखाइएगा. आपको इसी के साथ साथ, ड्रग की तो बात हो गई थी, लेकिन साथ साथ हम बोलते हैं ना, दवा दारू. दवा भी एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग सोचते हैं ये तो ड्रग नहीं है. घर में पेरेंट्स का खांसी का सिरप है. आज अगर हम देखें, खांसी का सिरप जो है, 32 तरह के ब्रांड ऐसे हैं हमारे कंट्री के अंदर, जिनके अंदर कोडीन रहती है. और कोडीन इज नथिंग बट इट्स ए ओपियम. तो आप सोचिए, जब भी आप खांसी का सिरप ले रहे हैं, तो एक तरह से अफीम जा रही है. आपकी खांसी तो बंद हो जाती है, लेकिन लोगों को लगता है यार इसको तो लेने से नींद अच्छी आती है और अच्छा लगता है, एंड दे कंटिन्यू दिस. आज दुनिया में बहुत सारे लोग कफ सिरप जैसी कॉमन दवा के यूज टू हो चुके हैं. आई वुड से दे आर नॉट यूज टू अप कफ सिरप, दे आर यूज टू अप ओपियम. 6 लाख से ज्यादा हमारे देश में शॉपकीपर हैं. आज भी आप देखें, एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, आप पूरे शहर के अंदर हर शॉपकीपर से वो दवाएं खरीद सकते हैं. सोने की दवाएं खरीद, जैसे नींद वाली दवाएं हैं, कोडीन है, उसके एल्प्राजोलम है. देयर आर मैनी पेन किलर, जिसमें कि ओपिएट्स हैं और बाकी की ड्रग्स हैं, जो कि आपको आदी बनाती हैं. जैसे कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है यार तेरे को तो बहुत ज्यादा टेंशन है, और टेंशन से दूर करने के लिए ऐसा है, तुम एल्प्राजोलम 0.25 mg ले लो. तो वो ब्लड प्रेशर कम करने की दवा नहीं है. वो दवा बेसिकली उसको बेसिकली थोड़ा शांत करने की है, जिससे कि वो सोचना कम कर दे और उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए. बट दे कीप ऑन इंक्रीजिंग द डोज. 0.25 mg से वो 0.5 mg पे आ जाता है. और आजकल तो देखा गया है कि कई बार 1 mg का भी ले लेते हैं, और 2 mg तक की भी अवेलेबल है. सो दिस इज ऑल्सो ड्रग, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है दोस्तों. तो मैं ये बताना चाहूंगा, कभी भी आप दवा लेते हो तो बी वेरी केयरफुल. ऐसा ना हो वो हैबिट फॉर्मिंग हो और आप उसके चलते प्रॉब्लम में फंसो. और साथ ही एक चीज से और अवेयर करना चाहूंगा सभी को, कि जो चीज आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के मार्केट से खरीद रहे हो, कोडीन और बाकी चीजें, वो भी एनडीपीएस एक्ट के अंदर आती हैं, और उनके अंदर भी 1 साल की सजा का प्रावधान है. आपने देखा होगा किस तरह से कुछ दिनों के अंदर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई है, सुसाइड्स वगैरह हुई हैं. उनके पीछे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का मिसयूज इज आल्सो वन ऑफ द बिग रीज़न. ड्रग कंजम्पशन ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन आप कभी भी इसको भी डिस्काउंट मत करिएगा. अभी अगर हम देखें, ऑफ कोर्स
ड्रग कारोबार दुनिया का अगर हमने देखें तो पाएंगे $500 बिलियन का है ड्रग कारोबार, जिसमें कि 98% पूरा की पूरा ब्लैक है। 1 या 2% ही केवल उन एक्चुअल कल्टीवेटर्स को जाता है। आप लोग आजकल वेब सीरीज देखते होंगे, आपने देखा होगा पेब्लो एस्कोबार और काफ़ी सारे ऐसे ड्रग ट्रैफिकर हैं जो फोर्ब्स मैगजीन के अंदर दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में थे, एंड उन लोगों ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, सारे लीगल। किस तरह से हमारे देश के बाहर भी अगर देखें, पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन सब का जो सोर्स है वो ड्रग मनी है। किस तरह से हमारे देश में जो नक्सल और बाकी की मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है, अगेन द सोर्स इज द ड्रग मनी। तो हम लोग अपनी हेल्थ को गंवा रहे हैं, डेथ हो रही है लोगों की, लोग सुसाइड कर रहे हैं, स्टिल वी आर पेइंग द हाई प्राइस, और वो पैसा भी किसी डेवलपमेंट के काम में नहीं जा रहा है, बल्कि वो उन लोगों के हाथ में जा रहा है जो कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म और टॉप 10 जो क्राइम होते हैं उनके अंदर उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। सो लेट अस सी नाउ कि जब हमने देखा कि किस तरह से लोग क्यों ड्रग्स को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो एज ए वॉलेंटियर, एज ए ट्रेनर, हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर वो साइन क्या है जिसको देख के हम ये पता चल कर सकें कि भाई इसको ड्रग की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एक कोई भी साधारण इंसान जो आपको ठीक ठाक दिखता था, आप देखेंगे उसकी आंखें जो है थोड़ी सी डल हैं, सोता हुआ नजर आएगा आपको, रनिंग नोज होगी, खांसता हुआ नजर आएगा, नीडल मार्क्स होंगे, क्योंकि काफ़ी ड्रग ऐसी होती हैं जो कि इंजेक्टेबल होती हैं। तो जो आदमी ऐसी ड्रग ले रहा है जो कि आपको डाउन करती है, जैसे हीरोइन या ओपियम वगैरह, उसको आप देखेंगे वो डाउन नजर आएगा। तो उसके अलावा आप देखेंगे कुछ लोग जो अच्छे खासे हेल्दी थे उनका वजन कम हो गया, खाना पीना कम कर दिया उन्होंने, जंक पर ज़्यादा जा रहे हैं, चेहरे पे कुछ कुछ निशान हैं, ट्रैमर्स हो रहे हैं, यहाँ पर बैठा है कहीं और की बात कर रहा है और लगातार जंक फूड खा रहा है। बिहेवियर पार्ट देखेंगे तो जो रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था वो इरेस्पॉन्सिबल हो गया है, बहस बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई मोटिवेशन नहीं है उसके पास में, अकेले रहना पसंद कर रहा है, झूठ बोलना शुरू कर दिया है, और उसके बोलने के तरीके के अंदर भी परिवर्तन आ चुका है। बाकी हम क्या देख सकते हैं, चीज़ों को छुपा रहा है। मान लो माँ बाप ने पैसा दिया उसको, 1000 रुपया, तो कहाँ खर्चा किया नहीं बताएगा, झूठ बोलेगा। बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, अच्छे मार्क्स आया करते थे, हम लोगों ने काफ़ी देखा ऐसे बच्चों को जो कि बहुत ब्राइट थे, अचानक से उनके ग्रेड्स कम होने शुरू हो गए, मार्क्स कम आने शुरू हो गए, और रीज़न बाद में पता चला दैट वाज द ड्रग अब्यूज़। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्रग अब्यूज़ को छुपाने के लिए माउथ वॉश यूज़ करते हैं, च्युइंगम्स यूज़ करते हैं, मिंट्स यूज़ करते हैं। उनके अगर जो लोग स्नॉटिंग करते हैं, एक तरीका जो ड्रग लेने का स्नॉटिंग होता है, तो आप देखेंगे उनकी वाइट वाइट कुछ नाक के आसपास नजर आएगा। देन देयर वुड बी सम चाइल्ड जो कि बार बार बाथरूम जा रहे हैं, तो देयर इज आल्सो सम ऑफ द इंडिकेशन समथिंग इज रॉन्ग। मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स नहीं दिखाए हैं, तो ये डराने वाले फोटोग्राफ से केवल एक फोटोग्राफ था, किस तरह से ब्यूटीफुल एक्टर्स एक्ट्रेस जो है वो अगली हो जाते हैं। सो आखिर कॉस्ट क्या है ड्रग अब्यूज की? सोशल कॉस्ट में अगर हम देखें तो फैमिली आज कितनी ब्रोकन है। हस्बैंड लगातार ड्रिंक कर रहा है, कल भी मेरे पास फ़ोन आया कि सर मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, दारू पी के इधर उधर घूमता है, मैं क्या करूं? देन डिवोर्स आर देयर, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, रेपुटेशन ऑफ कोर्स, उसकी इज्जत तो कुछ रहती नहीं है भैया, ये तो गांजा लेने वाला है, चरसी है, शराबी है। देन उसका जो ग्रुप बन जाता है वो भी ग्रुप ऐसा बन जाता है जो कि उसको अपने ही चंगुल में रखता है, बाहर निकलने नहीं देता है। बाकी अच्छे लोग जो हैं उससे मिलते नहीं है, सोशल स्टिग्मा लग जाता है। और जो बच्चे जो हैं, ब्राइट बच्चे जो ड्रग अब्यूज में जाते हैं, हम लोगों ने देखा है, कॉलेज भी फाइनली बोलता है कि भैया जाओ, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लीगली अगर आप देखें हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर रोड एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कॉज है ड्रग अब्यूज। चाहे वो गांजा लिया हो, गांजा लेने वाला या चरस लेने वाला जब भी गाड़ी चला रहा होगा, उसका डिसीजन मेकिंग फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी डिले अगर होता है, देन एक्सीडेंट इज देयर। अल्कोहल लेने वाले के एक्सीडेंट तो आपने अक्सर देखे होंगे। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, कोर्ट केसेस के अंदर काफ़ी लोग जाते हैं। क्राइम
एक बच्चा जब ड्रग ट्राई करता है तो शुरू में जो ड्रग ट्रैफिकर होते हैं वो लोग उसको फ्री देते हैं, बोलते हैं यार तू ट्राई कर। और जब वो बच्चा फ्री लेता है तो उसके बाद में जब आदत पड़ जाती है उसको, ड्रग के बारे में अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं दोस्तों कि जब पहली बार आदमी ड्रग ट्राई करता है ना तो इंसान उसको एंजॉय करता है। जब दूसरी बार वो ड्रग ट्राई करता है तो इससे 50-50 क्या, आधा ड्रग एंजॉय कर रही है और आधा इंसान एंजॉय कर रहा है। एंड थर्ड टाइम ऑनवर्ड क्या होता है, इट इज ओनली ड्रग, नॉट द पर्सन। तो जब फर्स्ट टाइम वो ले रहा है उसको फ्री मिल रहा है, सेकंड टाइम में वो बोलता है कि नहीं भाई आप तुम एक काम करो, अपना कोई दूसरा साथी पकड़ के लेके आओ, तो इट बिकम्स ए चैन रिएक्शन। एक बच्चा जो कंज्यूमर था उसको ट्रैफिकर बना दिया जाता है, जो ट्रैफिकर है वो आगे के लेवल पे बढ़ जाता है, तो दर्जा बाई दर्जा तरक्की होती है और क्राइम बढ़ता है। जो लोग भी ड्रग कंज्यूम करते हैं आपने देखा होगा उनके अंदर गुस्सा, एग्रेशन, वायलेंस, क्योंकि उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है बेसिकली। देन फाइनली अगर आप देखें जब वो ड्रग पैडलर बन रहा है या ड्रग ट्रैफिकर बन रहा है तो अच्छे आदमी या दुकान पर या कोई स्टॉकिस्ट तो उनको सामान बेचता नहीं है। ड्रग ट्रैफिकर जो है इंसर्जेंट और बाकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी शामिल हो जाते हैं। एक आंकड़ा अगर आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको मिलेगा, मैंने चेक किया था, बहुत सारे शहरों के अंदर जितने भी आरोपी पकड़े गए थे 50% से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कि ड्रग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में थे। तो आप सोचिए जेलों में आज 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ड्रग या उससे ज़्यादा रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। फाइनली अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, मैंने आपको बताया किस तरह से केवल ड्रग कंजम्पशन इटसेल्फ आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक की जेल में भेज सकता है। किस तरह से अगर आप बड़ा ट्रक का कारोबार कर रहे हो तो 10 साल से 20 साल की सज़ा करा सकता है। और पूरे देश के अंदर एनडीपीएस एक्ट ही एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर कंपलसरी डेथ पेनल्टी है अगर आदमी सेकंड टाइम पकड़ा जाता है और एक निर्धारित मात्रा से वो ज़्यादा लेके जाता है। हेल्थ कॉस्ट, आखिर बोलते हैं ना आजकल बच्चे बोलते हैं इट्स माई लाइफ, यार मैं ले रहा हूँ तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप देखिए HIV, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस इज अ बिग कॉज ऑफ द ड्रग अब्यूज, इनफर्टिलिटी, psychosomatic disorder, reduced immunity, premature death, miscarriage and stillbirth, STD and lots of issues. आखिर इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, आखिर हर चीज़ के लिए तो पैसा चाहिए ना। जो वर्कर, आप उम्मीद करिए जो बच्चा ड्रग ले रहा है या जो एम्प्लॉय ड्रग ले रहा है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, फाइनली नौकरी से निकाल देते हैं। नो एम्प्लॉयर वांट कि यार मेरा आदमी जो है ड्रग कंज्यूम करे। घर की जो चलाने का जो है खर्चा वो कौन करेगा, तो दिस इज ए फाइनेंशियल बर्डन एट फैमिली। और कोई भी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप देखें, अच्छे जो रिहैब सेंटर हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एक बार अगर आदमी बीमार हो जाता है उसका मेडिकल केयर रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अक्सर ऐसा देखा गया है जो लोग ड्रग अब्यूज़ में गए, प्रॉब्लमेटिक और डिपेंडेंट अगर हो गए तो एक बार ट्रीटमेंट कराते हैं, रिहैब में जाते हैं, दोबारा से फिर वापस आ जाते हैं। कुछ लोगों ने अगर संजू मूवी देखी हो तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, किस तरह से संजय दत्त के फादर सुनील दत्त उसको रिहैब में भेजते हैं, रिहैब जबकि इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, बाहर के कंट्री का था। जब वो वापस आता है दोबारा से उसको वही कंपनी मिलती है, वही दोस्त मिलता है, वो बोलता है यार ये बहुत अच्छा माल है, इसको ट्राई कर मजा आएगा। तो दिस इज द रियलिटी। लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, सब कुछ ट्रीटमेंट होता है उनका, वापस आते हैं तो रिहैबिलिटेशन बहुत मुश्किल होता है, दोबारा से वही दोस्त मिल जाते हैं। तो वन समबडी इज इन द ड्रग अब्यूज इट्स वेरी डिफिकल्ट, जब तक कि दोस्तों हम लोग उसकी कंपनी पे वर्क ना करें, हम लोग उसके वातावरण पे वर्क ना करें। फाइनली करप्शन एंड ब्लैक मनी, मैंने आपको बताया कि ब्लैक मनी और करप्शन सबसे बड़ा है, और इतना बड़ा करप्शन हो जाता है कि जो बड़े ड्रग ट्रैफिकर हैं वो पूरे सिस्टम को ही ब्लैकमेल कर लेते हैं। पैब्लो एस्कोबार इज द लाइव एग्जांपल ऑफ द वर्ल्ड। किस तरह से उसकी एक पॉलिसी थी, क्लैबो एंड पैसिबो, अगर आप मेरे साथ हो तो आपको चांदी मिलेगी यानी पैसा मिलेगा, अगर आप मेरे अगेंस्ट में हो तो आपको गोली मिलेगी। एंड दिस वाज द रूल ऑफ मैनी ड्रग ट्रैफिकर ऑफ द वर्ल्ड। अफगानिस्तान जो दुनिया का सबसे ज़्यादा हीरोइन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, आईएनसीबी के मुताबिक अगर हम देखें 65 बिलियन डॉलर का कारोबार है हीरोइन का। जो साउथ अमेरिका जो कि कोकीन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, 85 बिलियन डॉलर का कारोबार है।
कारोबार है, इट्स ऑल ब्लैक दोस्तों, ऑल ब्लैक। साइकोलॉजिकल कॉस्ट, बेसिकली हमारे जो सुसाइड वाले पार्ट से बहुत ही जो कनेक्टेड है, वो है इसकी साइकोलॉजिकल कॉस्ट। कोई भी आदमी जब ड्रग लेता है या इन सारी चीज़ों को करता है तो उसको पता है कि वो फंस चुका है, तो उसकी अपने निगाह में इज्जत कम हो जाती है क्योंकि वो उसका गुलाम हो जाता है। तो अपने प्रति जो उसका नज़रिया है, दैट इज़ वेरी लो, दैट इज़ लो सेल्फ एस्टीम। दूसरा, उसकी कंपनी जब लोग देखते हैं कि भाई ये तो नशे में चला गया है, चरसी हो चुका है, गांजा ले रहा है, बाकी ड्रग्स ले रहा है, तो लोग उसका साथ छोड़ जाते हैं, तो एक लोनलीनेस की फीलिंग हो जाती है। फिर उसको लगता है यार अब मैं कैसे बाहर निकलूं, अब तो मैं बाहर नहीं निकल सकता, गिल्ट हो जाती है, हेल्पलेसनेस हो जाता है उसको, यार अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर लगता है उसको फाइनली कि लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, एंड ही गोज इन द डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर आप नेक्स्ट लेवल आता है, पुअर मेंटल हेल्थ, अभी वो क्या कर रहा है उसको नहीं पता, क्या बोल रहा है उसको नहीं पता, एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर उसका खत्म हो जाता है, एंड फाइनली इट लीड्स टू द सुसाइड। आप देखें हमारे लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ की डेथ, काफ़ी लोगों की डेथ, ये सारी जो चेन ऑफ इवेंट है ये बहुत साफ नज़र आएगी आपको, बहुत साफ नज़र आएगी। और आज कोविड के टाइम के अंदर अगर हम देखें, जबकि हमारी मिडिल क्लास, आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, हमारी मिडिल क्लास काफ़ी घट चुकी है। जिन लोगों की सेविंग्स थी वो सेविंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है कंटिन्यूटी में, सेकंड लॉकडाउन। जो इंडस्ट्री है स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री, दे आर इन द सीरियस प्रॉब्लम। जो मिडिल या छोटे लेवल के लोग हैं, दे आर इन द सीरियस प्रॉब्लम, सो दे आर गोइंग इनटू ऑल दीज थिंग्स। और इंटरेस्टिंगली आपने एक चीज़ देखा होगा, लोगों की इनकम कम हो चुकी है, सब कुछ कम हो चुका है। लेकिन लास्ट टाइम जब दिल्ली का लॉकडाउन खुला था, तो आई थिंक एवरीबडी नोज सबसे ज़्यादा लंबी लाइनें कहाँ थी। सबसे ज़्यादा लंबी लाइनें दारू की दुकानों पर थी, एंड पीपल जो भी पैसा बचा था दे वर बाइंग दिस। सो इट क्लियरली शोज दोस्तों कि हम लोग अपनी साइकोलॉजी को अप रखने के लिए कई बार सोचते हैं कि जो ड्रग्स जो है वो एक शॉर्टकट है, बट इट इज़ द बिगनिंग। एक बार आपने शुरू किया, देन नो स्टॉप। ऑफ सर कोर्स सुसाइड, स्क्रीन पे क्लिक करिए। हाँ, चालू हो जाएगा। I'm just trying to, okay. So what we can do, आखिर जब हमने देखा ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बोलते जा रहा हूँ। हम सब लोगों का एक डेली रूटीन बहुत जरूरी है जो कि हर दिन हो। जंक वाला पार्ट, आई थिंक लॉकडाउन और कोविड महामारी के टाइम में हम लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिला है, बाहर का खाना बंद हो चुका, लाखों लोगों ने अपनी हेल्थ के अंदर पॉजिटिव साइड भी पाई है क्योंकि उनका खाना सुधर चुका है। फिटनेस, फिजिकल, मेंटल, ऑफ कोर्स वर्क करना है, एक्टिविटीज़। जब भी आपने बिल्डिंग में कहीं भी जाते हैं, कोशिश करो सीढ़ियाँ चढ़ें, लिफ्ट का यूज़ मत करो। स्मोक, एल्कोहल, ड्रग्स ऑफ कोर्स नो है। आई नाउ एट दिस पॉइंट, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं 7 साल अहमदाबाद में था, एनसीबी के अंदर, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए, साथ साथ कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज और अपनी नेशनल कंपनीज के लिए। तो उनको हमने बोला कि भाई हम लोग ऐसी स्थिति का क्यों इंतजार करें, जब एक बार आदमी ड्रग्स में चला जाए फिर वो सुसाइड में जाए, हम लोग स्टार्टिंग से ही वर्क क्यों ना करें, रूट कॉज पे वर्क क्यों ना करें। तो हम लोगों ने रूट कॉज देखी। रूट कॉज क्या थी? रूट कॉज ये थी कि वो सारे लोग ड्रग्स में जाते थे जो हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं करते थे। तो बच्चों को हम लोगों ने कंपलसरी किया कि भाई हमारे ग्रुप के आप मेंबर बनिएगा। जैसे ही बच्चा कॉलेज के अंदर गया तो उसको 2 ग्रुप बनने। 2 ग्रुप कौन से हैं? एक ग्रुप तो वो जो कि इन सारी चीज़ों के अंदर है, और दूसरा ग्रुप वो जो कि हेल्दी है। बट मेजोरिटी जो है वो ऐसी जगह पर खड़ी हुई है, ना तो वो ड्रग्स लेती है, लेकिन साथ साथ ना वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में। तो वी वर कॉलिंग देम कि भैया फेंस सिटर है, तुम लोग ऐसे हो जो कि फर्स्ट ईयर तो तुम देखोगे कि किस तरफ बहाव है, लेकिन सेकेंड ईयर वो ही बच्चे लोग उस ग्रुप में चले जा रहे थे जो लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बाद की एक्टिविटीज़ में जा रहे थे। मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की लगातार बात दोस्तों इसलिए कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के आंकड़ों ने आपको दिखाया होगा, दिस इज़ ए पिरामिड। पिरामिड क्या है हमारा? पिरामिड है सिंपल, सबसे नीचे सबसे ज़्यादा कंज्यूमर कौन है? स्मोकर।
देन फिर हमारे अल्कोहल लेने वाले, एक बार जिसने अल्कोहल ट्राई करी या स्मोकिंग ट्राई करी, वो लोग रुकते नहीं हैं, वो फिर आगे बढ़ते हैं। देज आर द गेटवे ड्रग, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर द गेटवे ड्रग। वो बोलते हैं कि यार अभी तक तू खाली इस नॉर्मल स्मोक लेगा। आप देखो पान की गल्लों पर बहुत सारी जगहों पर वो लोग वाइट पेपर बेचते हैं। वाइट पेपर क्या है, उसमें वो लोग गांजा ऐड करके टैबैको यूज करके रोल करके पीते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बच्चा गांजा यूज कर रहा है। अब जब वो गांजा यूज कर रहा है तो बाकी के दोस्त बोलते हैं यार कब तक गांजा फूकता रहेगा, थोड़ा सा आगे बढ़। सो थोड़ा सा आगे बढ़ने में वो अफीम पे चला जाता है, कोकीन पे चला जाता है, टैबलेट्स पे चला जाता है। सो स्टार्टिंग कहाँ से हुई दोस्तों? स्टार्टिंग उन लोगों से हुई जो लोग फैंस सिटर थे, जिन लोगों को हम लोगों ने अपनी हेल्दी साइड में नहीं लिया और उन पे ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग कॉलेज और उसमें बात करते थे कि फैंस सिटर के ऊपर आपको ध्यान देना है। जो लोग ड्रग्स में चले गए उनमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देने का, क्योंकि वो तो बीमार है। अगर आपके आसपास में कोई बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है, आप उसके साथ में सहानुभूति रखिएगा, दया रखिएगा। आप ये मान के चलिएगा कि वो आदमी बीमार है और एक बीमार आदमी को केवल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट हैं, बाकी रिहैब सेंटर हैं, काउंसलिंग है। सो ही इज अ सिक पर्सन। दूसरा पार्ट क्या था? स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब हमारे देखा होगा जब स्ट्रेस ज़्यादा होती है तभी लोग अल्कोहल, स्मोक और बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वी वर वर्किंग ऑन द स्ट्रेस मैनेजमेंट। सोशल कॉन्शियसनेस, आपने देखा होगा किस तरह से हमने सेरोटोनिन की बात करी। तो जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, अभी प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है या स्वच्छ भारत है, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव हम लोगों ने किया। फिर सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या है? आजकल हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हर जगह हम बच्चों को बुकिश नॉलेज तो दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चा खड़े हो के कैसे बोले, कैसे उसका टाइम मैनेजमेंट हो, कैसे उसकी टीम स्किल हो, वो सारी पार्ट मिसिंग है। लेकिन जब अचानक से जब प्रेशर आता है और टाइम कॉन्स्ट्रेन रहता है, बाकी उसने सब कुछ चीज़ें सेट नहीं की होती, तो दे गोज इन द ड्रग्स। आजकल कई बार ऐसा देखने में आया है, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ट्यूशन सेंटर हैं, वहाँ भी ड्रग ट्रैफिकर किसी तरह से बच्चों को वो देने की कोशिश कर। देन इज अ क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों को हम लोग बताते हैं कि भाई सबसे पहले यू शुड नो द ट्रूथ अबाउट द ड्रग। जब मेरे को याद है एक कॉलेज के अंदर अहमदाबाद में मैं बच्चों को जब समझा रहा था, तो एक बच्चा मेरे पास में आता है और आके बोलता है, सर यू आर माई लाइफ लाइन। आई से वाई वाई आई एम योर लाइफ लाइन? बोला सर आज हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि हम लोग गांजा ट्राई करते हैं, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया के अंदर मैरिजुआना को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, काफ़ी सारे कंट्रीज ने उसको अलाउ कर दिया है, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग भी ट्राई करेंगे। बट अब जब बच्चे गूगल करते हैं कि क्या फ़ायदे इन सारी चीज़ों के, तो फ़ायदे दिखाएगा गूगल, गूगल उसके नुकसान नहीं दिखाएगा, गूगल रिसर्च को नहीं दिखाएगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है दोस्तों? क्रिटिकल थिंकिंग ये है, पहले आप उसकी इंफॉर्मेशन तो पता करो। लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट एग्जैक्टली बिहाइंड दैट। जब आपके पास में पूरा आंकड़ा है फिर आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि लाइफ आपकी है। क्योंकि अगर किसी आदमी को वास्तव में मरने की ठान ली है, तो हम उसको कितना भी समझाएं वो कोशिश करेगा। लेकिन इस मंच पर हमारा जो प्रयास है, वो प्रयास ये है सुसाइड प्रिवेंशन के नाते कि हम उस आदमी को रोकेंगे। एंड फाइनली ऑफ कोर्स सेल्फ स्टीम रिलेटेड एक्टिविटी। सुसाइड आदमी तभी करता है जब वो खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जब दुनिया के साथ साथ उसका खुद से भी भरोसा उठ जाता है और अपने आप को वो हीन समझने लगता है। तो ये हमारे 6 पॉइंटर प्रोग्राम थे हेल्दी कैंपस में, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 350 स्कूल कॉलेजेस के अंदर प्रोग्राम किए थे। आज भी ये ग्रुप बने हुए हैं, हम लोग कमेटी बनाते थे और वो कमेटी में काफ़ी स्टूडेंट इकट्ठा होते थे और साल के अलग अलग महीनों में ये बच्चे इंगेज रहते थे। सो माय पॉइंट हियर इज दिस, हमें अपने यूथ को, अपने साथियों को, अपने खुद को इंगेज इस तरीके से करना है कि वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड ऑफ हेल्दी कैंपस। फिर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो ऑफ कोर्स सभी लोगों का रोल है। हम सब लोगों का रोल क्या है? टीचर्स अगर स्कूल में हैं, बच्चों को पे ध्यान दें कि भाई उसका ग्रेड कम क्यों हो रहा है। ग्रेड कम हो रहा है, दे शुड बी अलर्ट, दीज आर द सिम्टम्स, अलर्ट सिम्टम्स। दोस्तों के लिए सिम्टम्स क्या होता है साथी को, कि भाई हमारे साथ आजकल उसने घूमना बंद क्यों कर दिया, उसकी कंपनी क्यों चेंज हो गई, क्या उसका मूड तो नहीं बदल रहा है, उसका दिखना तो नहीं बदल रहा है, खाने के तरीके में तो चेंज नहीं हो गया है। तो इस तरह से हम अपने आसपास में एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से लोगों के बारे में पता कर सकते हैं।
सोने के पैटर्न में चेंज तो नहीं हो गया, झूठ तो नहीं बोल रहा, बीमार ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा। आपने देखा होगा जो बच्चे ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। ना केवल इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कोल्ड कफ रहता है, बार बार मेडिसिन भी वो लोग लेते रहते हैं। उधार, ऑफ कोर्स उधार वाला पार्ट तो इतना ज़्यादा है, उधार लेंगे, चोरी करेंगे, मैनी टाइम डेकॉइटीज लेंगे। पंजाब में तो ये हाल था कि पीपल वर किलिंग द पीपल ऑल्सो। इन वन इंस्टांस एक ड्रग अब्यूजर ने अपनी मदर का भी मर्डर कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली। अभी आता है हमारे घर का रोल। हमारा रोल क्या है? मैंने देखा जब मैं अहमदाबाद में था तो हम लोग कई बार बच्चों को जब नोटिस करते थे कि ये बच्चा ड्रग ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो पेरेंट्स को हम लोग बुलाते। तो पेरेंट्स बोलते थे अरे हमारा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, हम तो सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, हमारे यहाँ ओनियन भी नहीं लेते, हम तो गार्लिक भी नहीं रहते। अभी तो इस बच्चे को मैं तुरंत ही ऐसा लगता था कि उनके ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है कि दे कैन किल द चाइल्ड ऑल्सो। सो आप रिएक्ट मत करिएगा, बच्चा जा चुका है तो अभी आपको एकदम समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। आप रिसर्च करिएगा, एविडेंस और इकट्ठा करिएगा, फाइंड आउट व्हाट वी कैन डू, और ये चीज़ें ओपन माइंड के साथ डिस्कस करिए। हो सकता है बच्चे ने अभी ट्राई किया हो, एक बार उसको प्रॉपर काउंसलिंग होगी तो वो वापस भी आ सकता है। और प्रॉपर अगर आप बात नहीं करेंगे तो बच्चा आपसे बिल्कुल भी बात ही नहीं करेगा। उसके बाद में अभी क्या कहते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आप शैतान को इन्वॉल्व नहीं करोगे। एक छोटी सी स्टोरी है ना, एक बार बच्चा था, उसको एक जादुई चिराग मिला। अब उसने घिस दिया उसको, अचानक से वो जिन्न आ जाता है, बोलता है बताओ मेरे आका मैं क्या करूं। तो काम बताता है कि मेरे को अच्छा सा घर बना दे, तो घर उसने बना दिया। अभी मेरे को सारी अच्छी चीजें लेके आ, वो सारी अच्छी चीजें लेके आ गया। अब बच्चे के पास कुछ बचा नहीं उस आदमी के पास कि भाई अभी मैं और क्या बताऊं। अब वो जिन्न बोलता है कि या तो तुम मेरे को काम बताओ या नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो साथियों हमारा खुद का भी यही हाल है। अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंटिन्यूसली चीज़ों के अंदर, तो हमारा दिमाग बहुत शैतान है, वो अच्छे डायरेक्शन के बजाय गलत डायरेक्शन में भी जाएगा। दैट इज़ वाई आई वुड से कि हमें अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, कम्युनिटी सर्विस में, ड्रामाज में, ना केवल बच्चों को बल्कि खुद को भी इन्वॉल्व रखना चाहिए। साथ साथ हम लोग फैमिलीज को एक साथ रखें, एक साथ डिनर टेबल लंच में एक साथ करें, हॉबीज को हम लोग फॉलो करें। सो दीज आर द पेरेंट्स का पार्ट है। अपने बच्चों को हम गाइड करें, बच्चों के साथ बॉन्ड। ऑफ कोर्स अभी आप देखें कोविड के टाइम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वो हमारे सोशल हेल्थ का हुआ है। हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे, सोसाइटी में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, केवल जूम या यही सारी चीज़ें हैं। तो घर के अंदर हमें आज जो बहुत पावरफुल मौका मिला है, बच्चों के साथ बॉन्ड डेवलप करें, उनके साथ हम इन्वॉल्व हों, उनके साथ में क्या हो रहा है, उनके दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, हमको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वी आर टोटली ऑफ गार्ड, अचानक से हमको पता चले अरे ये क्या हुआ, सारी चीज़ें तो पहले से चल रही थी। देन बच्चों के लिए हम लोगों को क्लियर रूल्स ऑफ कंडक्ट बनाने हैं और उनको इन्फोर्स भी करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हम उनको डांट के या मार के या पीट के करें, बट वी शुड इन्फोर्स इट एनी हाउ। बच्चे को साथ साथ हमको ये रियलाइज कराना है कि नहीं, वी केयर फॉर हिम और हर बिकॉज ही इज द एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ आवर फैमिली। उसी साथ साथ बच्चे को हम लोग इन्वॉल्व करें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, खाना पकाने के अंदर, फैमिली डिनर्स में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, लूडो ही खेल सकते हैं आजकल, लूडो वगैरह और बाकी डिफरेंट डिफरेंट गेम है। सो क्या है, बच्चे लोग इन्वॉल्व होंगे, उनको लगेगा एक बॉन्ड हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। साथ साथ हमको ये बताना उसको ज़रूरी है कि व्हाट वी वांट। एक फाइनली हम लोग बोलते हैं ना, एक चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब बच्चे को, अपने साथी को, अपनी सोसाइटी को जब हम ये बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है एंड दिस प्रॉब्लम कैन लीड टू यू मैनी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इवन द अनटाइमली डेथ, सुसाइड एंड मैनी थिंग्स। और जब बच्चा इन चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस करे, साथ साथ हम खुद उसको अपना एग्जाम्पल दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे को याद है एक दो सेमिनार में लेने के लिए जब गया था, तो जो हमारा कंडक्ट करने वाला था बोलता है सर मैं 1 मिनट में आता हूँ। बोले कहाँ गया? बोले थोड़ा स्मोक करके आता हूँ। अभी इमेजिन करिए, द पर्सन हु इज कंडक्टेड दिस प्रोग्राम हिमसेल्फ इज स्मोकिंग।
और दूसरी जगह पे हम लोग गए तो वहाँ पर हम लोगों ने बोला कि एक हमको पूरा क्लब बनाना है। इट वाज़ अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। तो मैंने कहा अच्छा क्लब बनाना है सर, तो उन्होंने एक दाढ़ी वाले पर्सन को मेरे को डायरेक्ट कर दिया। बोले आप है ना इनके पास चले जाइएगा। तो उसकी आँखों को देख के लगा कि वो तो भाई गांजा लेता होगा या अल्कोहल लेता होगा। आई डोंट नो। जो भी आदमी ऐसा करने जा रहा है उसको खुद इन सारी चीज़ों से फ्री होना पड़ेगा। आखिर अगर हमने जब पेरेंट्स की बात करी, इंडिविजुअल की बात करी, तो सोसाइटी हम लोग क्या कर सकते हैं? सोसाइटी के अंदर स्कूल और कॉलेजेस का जो रोल है, वो अक्सर मैंने देखा है, वो लोग बोलते हैं कि भई हम लोगों ने एक ऐसी पॉलिसी की हुई है जिसके मुताबिक बच्चे को बोलेंगे कि भई तुम लोग ड्रग वगैरह, स्मोक वगैरह मत लो, अगर तुम लोगे तो हम तुमको कॉलेज से बाहर कर देंगे। इट इज़ नॉट लाइक दिस। हमें स्कूल के अंदर काउंसलिंग सेंटर्स बनाने चाहिए। ऐसे बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि जो बच्चे प्रॉब्लमैटिक हैं और उनको हमें कॉन्फिडेंस में लेते हुए प्रॉपर दिशा निर्देश देना चाहिए। देन पीयर ग्रुप को भी बहुत देखना ज़रूरी है कि हमारा ग्रुप कैसा है। बच्चों की बोलते हैं ना, जैसी आपकी कंपनी वैसे आप बनोगे। वर्क प्लेस पर हम लोगों को स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करने का ज़रूरत है कि इन चीज़ों से आप दूर रहिएगा और साथ-साथ उनको अवेयरनेस क्रिएट करने का भी ज़रूरत है। आई रिमेंबर आई हैव क्रिएटेड द अवेयरनेस इन द बिग कंपनीज़, और जहाँ बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं। देन ऑफ कोर्स रिहैब सेंटर्स की आज बहुत ज़रूरत है। डी एडिक्शन सेंटर्स हमारे आसपास में ऑफ कोर्स देयर आर मैनी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हैं। देन उसके अलावा एनजीओज़ हैं, प्राइवेट सेंटर्स हैं। तो देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन दोज़ हू आर वर्किंग, लेकिन इसको काफ़ी स्ट्रेंथनिंग करने की आज ज़रूरत है हमको। दोस्तों, अभी हमने जहाँ ये बात की कि किस तरह से ड्रग क्या है, ड्रग हमको किस तरह से नुकसान पहुँचाता है, तो अभी अगर हम देखें कोविड-19 उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। हर जगह हमारे आस-पास में हम देख रहे हैं बैड न्यूज़ ही है, और जो कि हम लोगों को डिप्रेस कर रहा है। कुछ लोग तो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं केवल न्यूज़ सुन के, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई। अ, भोपाल का एक इंसिडेंट मैं पेपर में पढ़ रहा था केवल कि उसको कोविड-19 है, ऐसा चल के ही उसने सुसाइड कर लिया। ऑल अराउंड अस नेगेटिव। हम लोगों को इन चीज़ों से ध्यान हटा के हर दिन ये देखना होता चाहिए, कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, कितने सारे नए लोगों को अभी वैक्सीन लग गई, कितने लोग इस प्रॉब्लम से बाहर आए। इन 4 महीनों में अगेन वन ऑफ द न्यूज़ वाज़ ट्रिपल सुसाइड अटेम्प्ट हो गए, मतलब 3 गुना हमारे सुसाइड अटेम्प्ट बढ़ चुके हैं। डिप्रेशन, एंग्जायटी एक कॉमन हो चुकी है। तो ड्रग यहाँ पर अगर हम देखें, ऐसा लगता था हम लोगों को कि ड्रग का अभी रोल कम हो गया होगा। क्यों कम हो गया होगा? क्योंकि लॉकडाउन है, आजकल बाहर से सब कुछ बंद है। लेकिन पता चला कि ड्रग के अंदर एडल्ट्रेशन बढ़ गया। लोगों ने कहीं न कहीं से मँगानी शुरू कर दी, उसको और ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ करनी शुरू कर दी। तो दैट इज़ अगेन वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़। मेंटल बैलेंस उससे बिगड़ रहा है, एंगर, इरिटेशन और फीलिंग ऑफ हेल्पलेस आ रही है। Okay, so now as a volunteer, since like all of you are volunteer, सब लोगों का केवल एक कमिटमेंट है, किस तरह से हम अपनी सोसाइटी के अंदर सुसाइड को ज़ीरो करें। तो हम लोगों को एक छोटी-छोटी चीज़ों पर लोगों को ट्रेंड करना है। गुस्सा नॉर्मल है, आज के टफ टाइम के अंदर लोगों का एंग्ज़ायटी नॉर्मल है, लेकिन हम उसको केवल थोड़ी-सी ट्रेनिंग दें कि भाई तुम जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, जब भी कुछ रिएक्ट करना हो, जस्ट वेट। उस समय केवल अपने ब्रेथ पे फोकस करो। 2 मिनट के लिए भी अगर आप ब्रेथ पे फोकस करते हो, तो आप प्रेज़ेंट में आते हो। आप लोगों ने अगर एक स्टोरी बहुत छोटी-सी पढ़ी हो, यू रिमेंबर द गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के एक फ़ेवरेट शिष्य थे आनंद। तो आनंद को उन्होंने एक बार बोला कि पास में एक छोटा-सा नाला जा रहा है, नाला मतलब दरिया जा रही है, आप वहाँ से पानी लेके आ जाओ। लेकिन आनंद जब पानी लेने के लिए गया, तो वहाँ देखा पानी तो बहुत ज़्यादा मटमैला था, क्योंकि वहाँ से एक कोई घोड़ों का दल वहाँ से निकला था। तो लौट के आया आनंद, बोला, "तथागत, वहाँ तो बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला पानी है।" तो बुद्ध बोलते हैं, "नहीं, वापस जाओ वहीं।" तो ठीक है, वापस चला गया। थोड़ी देर रुका वो, देखा पानी की जो बहुत ज़्यादा कण थे वो धीरे-धीरे नीचे जाने लगे। पानी थोड़ा-सा साफ़ हुआ, और रुका,
तो पानी के फर्दर फाइन पार्टिकल्स भी और नीचे जाने लगे, थोड़ा और रुका तो पानी क्रिस्टल क्लियर हो गया, एंड पानी लेके ऑफ कोर्स वापस वो तथागत यानी गौतम बुद्ध के पास में आते हैं। सो गौतम बुद्ध बोलते हैं, आनंद तुमने क्या सीखा? तो दिस इज द लर्निंग ईयर। जब भी हम एजिटेट रहते हैं, जब भी हमको एकदम से रिएक्शन होता है, तो हमारा दिमाग भी एकदम गंदे पानी की तरह से हो जाता है। और उसका सबसे अच्छा उपाय केवल ये है, उस समय आप केवल ब्रेथ को देखो, केवल देखो, जिससे कि वो जो पूरी डस्ट है वो सेटल धीरे धीरे होगी, और वेट करोगे फर्दर सेटल होगी, और एक टाइम के बाद ऐसा होगा आप ठीक से निर्णय ले पाओगे। तो इसलिए हम एक चीज और बोलते हैं, अगर आपको कुछ भी गुस्से में खराब काम करने का मन कर रहा है, बोलो अभी रुक जा यार, 2 मिनट के बाद करो, कुछ मिनट के लिए आप रुको, उस समय शांत रहो। ऑफ कोर्स एक चीज आपने और देखी होगी, हमारे पुराने समय में हम लोग कुछ भी सामान गिरा देते या कुछ भी करते थे, तो घर की जो लेडी रहती थी, हमारी माँ बोलती थी या पिताजी बोलते थे, भैया ध्यान से। व्हाट इज ध्यान से? ध्यान सिंह इज नथिंग बट जो भी हम कर रहे हैं वहां पर माइंडफुलनेस रखें, अपने आप को उस मोमेंट के अंदर फोकस करें। दूसरा, कई बार हमको लगता है यार हम तो बहुत पावरफुल हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को तो मैं ही सुलझा लूंगा, लेकिन हम सभी के पास में कोई ना कोई ऐसा साथी जरूर होना चाहिए जिससे हम प्रॉब्लम शेयर कर सकें। ऑफ कोर्स सबसे अच्छा साथी आपकी स्पाउस हो सकती है जो लोग मैरिड हैं, आपके बाहर के कुछ और दोस्त हो सकते हैं जिनको कि आप प्रॉब्लम का शेयर करें। जब आप प्रॉब्लम को शेयर करते हो तो मन हल्का होता है। हम लोग के फोर्सेस में एक सिस्टम होता है कि कोई भी अगर एक फोर्स पर्सनल है तो उसका एक बडी पेयर होना चाहिए। क्यों बडी पेयर होना चाहिए? कि जब भी उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसके साथ शेयर करे, या फिर अगर शेयर नहीं कर रहा है तो उसको पता हो कि ये आदमी इस समस्या से गुजर रहा है और ऐसा है, जिससे कि बाकी की चीज़ें हम लोग एक्शन ले सकें। बट साथ में मैंने एक चीज़ और लिख दिया, कभी भी दोस्तों बड़ी पेयर या बाहर वाले के साथ में आप पासवर्ड और बाकी चीज़ें शेयर ना करें, दिस इज अ सेफ्टी पार्ट। सो एक बार हम लोगों ने इंडिकेशन पकड़ा, अब हमको क्या करना है? अब हमको बेसिकली डिस्कार्ड नहीं करना। एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि ये तो भैया बेकार है, हमारे सिस्टम से हट गया, सुसाइड कर रहा है तो इसकी मर्जी है, मेंटल डिप्रेशन में जा रहा है तो इसकी मर्जी है, अभी हम लोग क्या करें, हमारा कोई रोल नहीं है। अभी ये तो ऐसा हो गया कि मेरे एक हाथ के अंदर दर्द है, पेन है, चोट लगी हुई है, और मेरा बॉडी बोले कि नहीं नहीं ये तो मेरा हाथ बेकार है। तो एज ए सोसाइटी ईच वन ऑफ अस आर वन यूनिट, और अगर हमारी एक यूनिट, एक भी व्यक्ति को अगर परेशानी है तो वो हमको परेशानी, तो हमको वो एक्सेप्ट करना होगा। अब फाइंडिंग फॉल्ट और क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, वो आदमी अब बीमार हो चुका है। सो अभी एज ए ट्रेनर एक दो चीज़ें हम लोग उन लोगों के लिए बात करते हैं जो ऐसा बोलता है कि भाई आपको इंडिकेशन लगता है कि वो आदमी सुसाइड करने जा रहा है, या बोलता है यार मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, सारी कमियां हैं मेरे अंदर तो इस दुनिया की, क्योंकि लोगों ने उसको ऐसा बना दिया है, तेरे में तो ये प्रॉब्लम है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, घर वालों ने भी उसको डिस्कार्ड कर दिया, बाहर वाले भी बोलते हैं। तो उस आदमी को ऐसा ही लगता है कि जब मेरे अंदर सारी कमियां हैं तो उसका सेल्फ स्टीम तो एकदम जीरो हो गया ना। और जब बोलता है जब सारी मेरे अंदर कमियां ही हैं तो मैं अभी जी के क्या करूंगा? तो ऐसी स्थिति में एज ए ट्रेनर हम लोगों को उसके पास जाके उसको बोलना है, बात करना है, उसको किसी भी तरह से उसको इंगेज करना है। इंगेज हम उसको कैसे कर सकते हैं? बोलता है मेरे अंदर भाई बहुत सारी कमियां हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम अपनी कमियां गिनाओ। तो बोलेगा कि नहीं मैं नाकारा हूँ, मेरा बिजनेस फेल हो गया, मैं यहाँ पर असफल हो गया, मेरे मार्क्स कम आए, बहुत सारी चीज़ें। हम उसको पूछते जाएंगे और बताओ और बताओ, तो फाइनली एक पॉइंट आएगा कि नहीं अब और कोई कमी नहीं, तो नोट इट डाउन। फिर बोलो इतनी सारी तूने कमियां बताई, लेकिन कुछ अच्छी बात भी तो होगी ना। देन ही विल से, आप उसको फिर रियलाइज करवाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आएगा हाँ यार, जब मैं कोई भी काम अच्छे से करता हूँ, अच्छे से मैं खेल लेता हूँ, कोई भी एक चीज़ को मैं करता हूँ तो हाँ मैं लगा रहता हूँ। तो उसको लगेगा कि नहीं नहीं कमियां तो मैंने गिनाई थी जो बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको कि मैं रियलाइज भी नहीं कर रहा हूँ। फिर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कई बार, जिसको कि हम लोग नोट गेम बोलते हैं। उसके हाथ में आप एक कोई भी करारा सा अच्छा सा नोट दे दीजिएगा, 200 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, 2000 का हो सकता है, वट एवर इट इज़। हाँ,
फिर आप उसको बोलिए कि आपकी लाइफ में जब जब जो जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर आप उसको फोल्ड करते जाओ। तो पहली प्रॉब्लम आएगी, पहला फोल्ड करेगा, दूसरी प्रॉब्लम लाइफ में आई होगी तो सेकंड फोल्ड करेगा, उस तरह से फोल्ड करता जाएगा, करता जाएगा। फिर आप बोलो यू लीव दिस नोट, नोट को छोड़ देगा वो। अब नोट को छोड़ने के बाद में फिर आप बोलो उसको कि भाई अब नोट को उठाओ। तो आप सब जानते हो जब नोट को उठाएगा तो उसके फोल्ड जो हैं वो एकदम स्लो हो चुके होंगे। फिर उसको बोलो कि भाई अब इस नोट को देख के ये बताओ, इस नोट की वैल्यू क्या कुछ कम हुई है? नो दोस्तों ना, आप उसको कितने बार भी मोड़ दो, कितना भी आप उसको करो, नोट की वैल्यू कम नहीं हुई है। उसी तरह से इंडिविजुअल की वैल्यू, तुम जो अपने बारे में जो सोच रहे हो ये सोच है, लेकिन उससे तुम्हारी कोई वैल्यू कम नहीं होती है। तो पहली चीज़ हमको जो उसके अंदर क्रिएट करना है, उसकी सेल्फ स्टीम को हमें किसी भी तरह से एक लेवल पे लेके आना है जो कि बिल्कुल डाउन हो चुका है और उस पॉइंट पर पहुंच चुका है, या तो मैं कूद जाऊं या हैंग कर लूं। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा ही हुआ है दोस्त। फिर उसके बाद क्या है, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मुद्दा ऐसा हो चुका है कि ये तो अब रुकने वाला नहीं है, तो उसको बोलो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मरना चाहते हैं, अपनी जान जान देना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जान मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे बाकी के लोगों को लगेगा कि देखो मैं मर गया, और उनको लगेगा कि मेरे बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती थी, मेरे को कितना ज़्यादा वो करते थे। उसको बोलो कि ठीक है भाई तू मर जाना, लटक जाना, कूद जाना, लेकिन केवल 10 मिनट के लिए मेरे को टाइम दे दो। बोलो 10 मिनट के लिए टाइम क्या देने का है? उसको बोलना अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि तुम मर गए बाय सुसाइड, मर गए, और मरने के बाद में लोग कहाँ जाते हैं? मरने के बाद लोग यमराज के पास जाते हैं। और यमराज जो है वो कहाँ लेके जाता है? या तो नरक में लेके जाएगा या स्वर्ग में लेके जाएगा। तो उसको बोलो कि जब तुम ऊपर चले गए ना, ऊपर तो बहुत हाइट है, वहां से अब नीचे देखो, और नीचे देखने के बाद में अब सोचो कि लोग तुम्हारे आसपास के क्या कर रहे हैं, तुम्हारे जाने से लोगों में क्या फर्क पड़ा है, तुम्हारे जाने पे कितने सारे लोग रो रहे हैं, तुम्हारे जाने से कितनी फैक्ट्री मिल बंद हो गई हैं, तुम्हारे जाने से कितना तुम्हारे ऑफिस का काम बंद हो गया है, कि तुम्हारे जाने से तुम्हारे दोस्तों की क्या लाइफ, जो चेक करो देखो हो क्या रहा है। तो दोस्तों आप सभी को पता है हमने पूरे कोविड के दौरान में इतनी डेथ देखी है, सब कुछ देखा है। तो वो आदमी भी सर्टेनली रियलाइज करेगा कि उसके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया एक सेकंड के लिए चलने के लिए नहीं रुकी है, सब कुछ वैसा की वैसा ही चल रहा है जैसा पहले था। तो आपको लगता है वो आदमी अपना विचार बदलेगा? उसको लगेगा यार मैं तो अपनी प्रेशियस लाइफ जो ईश्वर ने मेरे को 100 साल, अभी तो साइंटिस्ट मैं पढ़ रहा था, दे आर टॉकिंग कि अभी 120 साल ह्यूमन लाइफ हो जाएगी, सारी बीमारियों को भी हम लोग धीरे धीरे खत्म कर लेंगे, क्या वो ये जिंदगी छोड़ के जाना चाहेगा? तो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो अभी एक पार्ट ये आता है, एक थर्ड पार्ट हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? थर्ड पार्ट ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो आदमी सुसाइड करने का सोच रहा है या जो आदमी परेशान है, उसकी नॉलेज कम नहीं है, नॉलेज बहुत अच्छी है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी अगर आप देखेंगे तो उसने बोर्ड पे लिखा हुआ था, बोर्ड पे लिखा था मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, मैं अपनी लाइफ में रूटीन पे आऊंगा, अच्छा खाना शुरू करूंगा। नॉलेज तो बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लेवल पे फेल हो जा रहा है। तो अब हमको क्या करवाना है? अब हमको उसकी वो खोई हुई ताकत को रियलाइज करवाना है। इट इज समथिंग लाइक दिस, आप लोगों ने रामायण अगर किसी ने पढ़ी हो कि किस तरह से हनुमान जी को उनकी जब ताकत का एहसास कराया जाता था तो वो श्रीलंका तक कैसे उड़ के चले गए, किस तरह से छोटे साइज से बड़े साइज हो जाते थे। तो दोस्तों हम सब लोगों के अंदर भी वो असीमित ताकत छुपी हुई है। तो जो पोटेंशियल सुसाइड करने वाला है उसको हमें ये बोलना है कि भाई ऐसा है, मैं भी वास्तव में इस तरह से फेल हो गया था, और मेरे को भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, तू मेरे को कुछ सुझा। तो जैसे ही आप उसको बोलोगे तुम मेरे को कुछ आइडिया दो, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट है, तो आपके सामने आएगा हाँ अभी तुम ये आइडिया लो, तू ऐसा कर सकता है, तू ऐसा कर सकता है, तू ऐसा कर सकता है, तू ऐसा कर सकता है। और जैसे ही ये पार्ट आएगा कि तू ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उसको ओपनिंग होगी, यार ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो मेरे साथ भी लागू होता है।
और जब ये मेरे साथ में लागू होता है तो why I should not use one of these technique for myself. So this is the very important part. So दोस्तों मैंने अपना प्रेजेंटेशन एक थोड़ा छोटा रखा था। उसका रीज़न ये है, ये टॉपिक आज का इस तरीके का है कि हम लोग बुकिश नॉलेज और केवल उस पर ज़्यादा ना जाके अगर हम संवाद के माध्यम से एक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को टच करें, सो दैट वुड बी द वन ऑफ द ग्रेट थिंग। सो आई वुड रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स, आपके सामने दो तरीके हैं चैट बॉक्स के अंदर, आप आके अपने क्वेश्चंस को लगातार लिखते रहिएगा। तो वो इजी रहेगा क्योंकि जैसे जैसे आप चैट बॉक्स में लिखेंगे आई विल बी एबल टू आंसर। सो यहाँ पर दिस प्लेटफॉर्म आई एम ओपनिंग फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन थ्रू dialogue and the through chat box. Yeah, thank you, Mr. Hariom Gandhi. On behalf of all the participants, a very informative, very informative and very useful presentation, information, lecture and training, along with the awareness. मुझे लगता है काफी के मन में काफी सवाल आए होंगे एंड सब एक एक करके पूछ सकते हैं, तो जस्ट स्क्रीन पे अपना रेज हैंड करिए या चैट में लिखिए जब तक मैं एक सवाल शुरुआत करता हूँ। मिस्टर गांधी, क्या जितने भी कफ एक्सपेक्टोरेंट है, क्योंकि आपकी बातों में कहीं ऐसा आ रहा था कि कहीं कफ एक्सपेक्टोरेंट के अंदर कोडीन होता है, तो ये हकीकत है कोडीन होता है। कोडीन इज अ ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट। तो सबके सब एडिक्ट क्यों नहीं हो जाते, कुछ ही लोग क्यों एडिक्ट होते हैं? तो क्या हमें कोडीन पे ध्यान देना चाहिए, क्या हमें कफ एक्सपेक्टोरेंट पे ध्यान देना चाहिए, क्या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना चाहिए, क्या डॉक्टर से आर्गुमेंट करना चाहिए या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई है डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट के लिए कि वो लेने के पहले इतना डाउट करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। या सर, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो सबसे पहला पार्ट ये है कि एक जो बेसिक नॉलेज है वो ये है कि बहुत सारे कफ सिरप के अंदर कोडीन की मात्रा जो है वो पेशेंट को इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा डाउन हो जाए और उसको आराम मिले। ऑफ कोर्स अफीम जो है ऐसा नहीं है कि वो हानिकारक ही है, अफीम जो है नारकोटिक्स है और उसके बहुत सारे यूजफुल यूज भी हैं। जैसे आपने देखा अफीम से मॉर्फिन बनती है, मॉर्फिन ऑपरेशन के दौरान यूज़ की जाती है जिससे कि पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द ना हो। अमेरिकन आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, मैरीन होते हैं, उनको ऑटो इंजेक्टर के रूप में दी जाती है कि जब बहुत ज़्यादा घाव लग जाए या बुलेट लग जाए तो वो ऑटो इंजेक्टर के रूप में काम करे। अब यहाँ पर जो कोडीन है जो कि अफीम का एक डेरिवेटिव्स है, डॉक्टर्स को और हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि इस बॉटल को तभी प्रिस्क्राइब करें जब कि व्यक्ति को प्रॉब्लम हो। दूसरा साथ साथ उसको हम ये भी बोलें कि ये पर्टिकुलर 7 डेज के लिए है और आपको दिन में 2 बार लेनी है या 1 ढक्कन लेनी है। तीसरा हम उसको ये सजेस्ट करें कि जब आपका ये पूरा शेड्यूल हो जाता है, जब आपकी खांसी में आराम मिल जाता है, तब आप उसको डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि ये दवा है। अगर दवा का मिसयूज हो रहा है तो वो ड्रग का काम कर रही है, क्योंकि चांसेस हैं वो अगर अपनी मर्जी से उसको लेता रहेगा, उसकी मात्रा को बढ़ाता रहेगा, तो उससे होने वाले जो नुकसान हैं वो उसको नुकसान मिलेंगे और इनडायरेक्टली एक तरह से देखा जाए तो वो अफीम का आदी हो जाएगा। पहले वो 1 ढक्कन में मजा आ रहा था, फिर वो 2 ढक्कन लेगा, फिर वो पूरी बॉटल लेना शुरू कर देगा, जो कि हमारे आसपास में एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। बहुत सही बात कही आपने कि चूंकि ये मेडिकल दवा है, बहुत सोच समझ के बनाई गई है और जितने दिन के लिए डॉक्टर गए उतने दिन लेकर के उसके बाद में डॉक्टर को फॉलोअप में दिखा देना चाहिए। अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन या कंटिन्यू करने से चांसेस हैं कि हम एडिक्ट बन सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है। और कोई लोग सवाल पूछना चाहें तो प्लीज रेज योर हैंड। या मैं एक क्वेश्चन और पढ़ रहा था, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग एंड व्हाट शुड बी डन बाय गवर्नमेंट फॉर सुसाइड। सो साथियों, आज हमारा ये जो मंच है हम भारत
मिशन नो सुसाइड, हम लोग इसके अंदर एक रोल प्ले ये कर रहे हैं कि सोसाइटी के द्वारा, अपने फैलो प्रजाति के द्वारा, हम लोग बोलते हैं ना इंसान भी एक प्रजाति है, और हम अपनी प्रजाति के लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो दूसरा क्या करेगा। तो गवर्नमेंट का रोल जो है वो ऑफ कोर्स रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, उन्होंने एनजीओज को सपोर्ट करती है, रिहैब्स को सपोर्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट 100% लोगों के पास तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे में ही ज़रूरत आती है हमारा इंसान होने के नाते इंसान को सपोर्ट करना और उनके लिए पहुंचना जब उनको रियल में ज़रूरत है। सो आई एम वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट का रोल जो है ऑफ कोर्स हमेशा है। आप देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आती है, लेकिन साथ साथ इतना भी तय है, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, लैक्स एंड द लैक्स ऑफ द पीपल जो कि हर समय सुसाइड के लिए सोचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अटेम्प्ट भी करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है लेकिन वो रिपोर्ट भी नहीं होते एज ए सुसाइड। तो आज मेंटल हेल्थ या फिर सुसाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स लगातार काम कर रही है, हम उस बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अपनी लिमिटेशन रहती है, लेकिन एज ए सोसाइटी हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, एज ए ग्रुप हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पर उतना ही उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब के साथ में एक और पॉइंट जो कफ सिरप का था मैं उसमें ऐड और करना चाहूँगा। केवल कफ सिरप नहीं, बल्कि मैंने जिक्र किया था और भी दवाएं जो कि अल्प्राजोलम है, नींद की दवा है, टेंशन की दवा है, उन दवाओं को भी तभी प्रयोग करें जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ना करें। उतने ही दिन के लिए प्रयोग करें जितने दिन के लिए बताई गई है, और जब उनका प्रयोग करने का समय खत्म हो जाए उसको आप डिसकंटिन्यू करिए, चाहे तो उस दवा को फेंक दीजिएगा, घर में मत रखिए। चांसेस ये है घर में अगर आप रखेंगे तो वो मिसयूज हो जाएगी। Thank you so much. I'll request Nitin Bhai Soni to unmute himself. हाँ नितिन भाई, Yes. go ahead. यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि अफगानिस्तान में इतनी ड्रग्स का प्रोडक्शन या काम हो रहा है और हमारे पंजाब में भी इतना बड़ा काम हो रहा है, तो गवर्नमेंट फेल क्यों हो रही है, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? थैंक यू। ओके, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप देखें एनसीआरबी का डेटा या एनसीबी की वेबसाइट, हर साल हम लोग हजारों लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। केवल एक एजेंसी नहीं, ये एक ऐसा कानून है बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे देश के अंदर, जहाँ की ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम को पकड़ने के लिए लोकल पुलिस है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, कस्टम्स है, डीआरआई है, बीएसएफ है, आरपीएफ है, सीआईएसएफ है। यानी सरकार ने इतनी सारी एजेंसीज को पावर दी हुई है कि आपको जब भी इस केस से रिलेटेड कुछ भी मिले आप उसको पकड़िएगा। दैट इज द रीजन कि हजारों केस हमारे देश में बुक हो रहे हैं, हजारों करोड़ की ड्रग पकड़ी जा रही है। लेकिन फाइनली आपको एक चीज ये देखनी पड़ेगी, ये ऐसा है कि जब तक कंज्यूमर रहेंगे, जब तक 5% लोग दुनिया में जो ड्रग कंज्यूम करते हैं वो लोग जब तक डिमांड करते रहेंगे, कहीं ना कहीं से लोग इलीगल तरीके से इस चीज को बेचेंगे। दूसरा, इसका कीमत जो है, अगर आप देखें ओपियम का लीगल कीमत तो बहुत कम होगा, गांजा का लीगल कीमत बहुत कम होता है, लेकिन जब ये इलीगल हो जाती है तो उसका कीमत 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाता है, 5 करोड़ रुपए पर केजी। और टेररिस्ट के लिए, अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए और बाकी देशों के लिए ये सबसे अच्छा चीज है पैसा इकट्ठा करने का और उस पैसे से हथियार खरीदने का, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का, उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने का। ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से अगर आप देखें, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है हमारा रेगुलर बॉर्डर है, बीएसएफ है, बाकी फोर्सेज हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है इस चीज को। देश में हजारों शिपमेंट आते हैं, काफी सारे पोर्ट हैं, हजारों हवाई जहाज आते हैं, ट्रेन है, बसेज हैं, कौन आदमी किस चीज में छुपा छुपा के लाता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हालत तो ये है कि लोग इतना रिस्क लेते हैं, काफी सारे वेस्ट अफ्रीकन लोगों को भी पकड़ा गया है, डिफरेंट लोगों को पकड़ा गया है जो कि ड्रग के छोटे छोटे पैकेट्स को प्लास्टिक के अंदर पैक करके खुद निगल लेते हैं, बॉडी के अंदर अपना 1 किलो 1.5 किलो लेके आते हैं। अब आप उसको कैसे पकड़ोगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इन्फोर्स। ऑफ कोर्स
आपका ये क्वेश्चन भाई बहुत जायज़ है कि जब इतना $85 बिलियन का कारोबार है, पूरी दुनिया में $500 बिलियन का कारोबार है, तो सरकार क्या कर रही है? इट इज़ नॉट ओनली द इंडियन गवर्नमेंट, आई वुड से ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसके बारे में चिंतित है। ह्यूमन लाइफ को और ह्यूमन सोसाइटी को जो डेंजर इस सदी के अंदर ड्रग्स से हो रहा है, वो कभी भी नहीं हुआ। ऑफ कोर्स नारकोटिक्स का यूज़ अगर आप देखें हिस्ट्री के अंदर, कब्रों में भी मिला है और लोगों की जगहों पर मिला है कि लोगों ने मृतकों के साथ में थोड़ी-थोड़ी अफ़ीम रखी थी, लेकिन वो उस समय दवा के रूप में यूज़ होती थी। बाद में भी लोगों ने जब भांग या गांजा, वो केवल कुछ पर्व के रूप में यूज़ होती थी। लेकिन इस सदी के अंदर पेंडेमिक हो चुका है ड्रग कंजम्पशन भी। जब तक ड्रग कंज्यूमर है, मेरा मानना ये है ड्रग सप्लायर रहेगा। अगर हमें इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, तो इस मंच पर हम लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना होगा, ड्रग की डिमांड को ख़त्म करना। इट इज़ सिंपली लाइक दिस, कोई अगर मेरे को आज दोस्तों बोलता है कि तू स्मोकिंग करो, मैं तेरे को फ्री दे रहा हूँ, ऐसे क्यों मैं लूँ? फिर बोलता है 100 रुपया दूंगा, मैं बोलता हूँ कि क्यों मैं खरीदूंगा तेरे से, क्यों 100 रुपया तुम मेरे को दे रहे हो, मैं अपनी हेल्थ खराब नहीं करूंगा। उसी तरह से ड्रग भी अगर कोई आदमी मेरे को फ्री देगा, वाई आई शुड टेक ड्रग इन फ्री? इट इज़ ओनली व्हेन आई एम एडिक्ट, उसके लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार होऊंगा। तो my intention here is this, we should all work for reducing the demand. डिमांड जब रिड्यूस होगी, सप्लायर भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। मैंने आपको थोड़ा एलैबोरेट करके आंसर बताया है। आई होप इट सेटिस्फाइड योर क्वेश्चन। वेरी नाइस सर हरिओम गांधी, बहुत बढ़िया आंसर दिया। नाउ आई विल रिक्वेस्ट राज पटनी टू आस्क व्हाट ही हैज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर यू। Yes, sir. It was a very interesting and wonderful presentation given by you. I really appreciate. But sir, मेरे दिमाग में कुछ questions चल रहे हैं कि कोई समझो कि जैसे कि हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं एज ए NGO, बट हम लोग किसी ऐसे इंसान को जानते हैं कि दे आर रनिंग अ वेरी जायंट रैकेट, कि वो ड्रग का है और रिलेटेड टू समथिंग लाइक दैट, तो हमें किसे कंप्लेंट करनी चाहिए? या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स हम लोग भी, जब मैं एनसीबी में था तो उस समय काफ़ी सारे लोग हम लोगों को सूचनाएं देते थे टेलीफोन के माध्यम से या मेल के थ्रू या फिर लेटर के थ्रू। तो आप लोकल पुलिस को दे सकते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दे सकते हैं, DRI को दे सकते हैं, एक लेटर भेज सकते हैं कि इस तरह से हमारे एरिया के अंदर ये व्यक्ति ड्रग का कारोबार कर रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन है आप दे सकते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग ड्रग पकड़ते हैं, एनसीबी या बाकी की एजेंसी, उन लोगों के पास एक रिवॉर्ड की पॉलिसी रहती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी इन्फॉर्मर है, उसकी इंफॉर्मेशन से जब होता है, तब ऐसी स्थिति में रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। 2.5 लाख रुपए पर केजी का रिवॉर्ड है कोकीन के लिए। 1.5 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से 1,20,000 रुपए पर केजी के हिसाब से रिवॉर्ड है हेरोइन के लिए। अभी इसका रेट और ज़्यादा बढ़ चुका है, कई गुना रेट बढ़ चुका है। तो ना केवल रिवॉर्ड, बल्कि साथ साथ आप सोसाइटी की सेवा भी कर सकते हो, और जो लोग ड्रग का कारोबार कर रहे हैं उनको पकड़वा सकते हो। साथ साथ उनके ड्रग बेचने से जो हमारा हजारों यूथ जो ड्रग कंजम्पशन के चलते मेंटल हेल्थ और बाकी के क्राइम में जाएगा और हेल्थ खराब होगी, उसको भी बचा सकते हो। सो दैट विल बी गुड सर्विस टू द सोसाइटी, नेशन एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज। तो सिंपली आप सर, दीजिएगा, मेल पर भेज दीजिएगा, कैसे भी आप भेज सकते हैं। वेरी गुड, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अभी मेरा एक क्वेश्चन वो पूरा नहीं हुआ है। सो द प्रैक्टिकल थिंग कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सो दैट इज द एग्जैक्टली द नेक्स्ट वॉल ऑफ माय होम, मतलब मेरे एग्जैक्ट बाजू का घर है। सो दैट इज अ वेरी बिग स्कैंडल। द लेडी इज, even the local police is involved, even the I am living in Isanpur area, even the Isanpur police is involved. We have complained to the Isanpur police, even complaint given to the Gandhinagar, and there is no action, मतलब कोई एक्शन लिए नहीं जा रहे उसके ऊपर। और मतलब यहाँ पर हम लोग, अगर मैं मेरी आवाज उठाऊंगा यहाँ पर मेरे घर से या मेरी सोसाइटी से, सो ही विल बी किल्ड इमीडिएटली। उसके पास मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मार देंगे अगर मैं कुछ बोलूंगा उसके सामने। सो मतलब लोकल पुलिस जहाँ पर यहाँ पर हमें मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है, इवन गांधीनगर से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो व्हाट टू डू इन सच केस?
And even there are lot of previous cases उसके ऊपर already चल रहे हैं, ड्रग्स के चल रहे हैं, हथियार स्मगलिंग के चल रहे हैं, एज वेल एज उसका बहुत ही बड़ा प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क है, इवन मतलब ओपन है, यहाँ पर लोग देख सकते हैं, इवन मतलब पुलिस भी यहाँ पर आके बैठ चुकी है कि मतलब ओपन है, पूरा ओपन है, उसको 6 महीने जेल में रखा था, स्टिल सी मतलब इमीडिएटली उसका पॉलिटिकल पावर इतना पावरफुल है कि वो मतलब बाहर आ गई। सो इन सच केस मतलब क्या करना चाहिए? Yeah, I would like to say here something that राज के यदि हम इस सवाल को इस प्रकार से लें कि पूरे इंडिया में जहां ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं rather than particularly focusing in your case? यस, सो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, देखिए कि एज ए सिटीजन हम लोगों को अधिकार है कि हम लोग लोकल पुलिस के पास जाएं, यानी थाना में जाएं। थाना अगर नहीं सुनता है तो बड़े शहरों के अंदर डीसीपीज हैं, उन तक हम पहुंचाएं। डीसीपीज के बाद भी एक्शन नहीं होता तो वी हैव ए राइट कि हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में ये हम सूचना दें, या फिर डीजीपी, फिर चीफ मिनिस्टर। डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास काफी सारे चैनल्स हैं जो कि हमको सारे यूज करने चाहिए, दैट इज नंबर 1। फिर दूसरा, मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया के अंदर जब भी न्यूज आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक्शन लिए जाते हैं क्योंकि नाम स्पेसिफिक हो जाता है, लोगों को जगह के बारे में पता चल जाता है, एक्शन लेना भी आसान हो जाता है। तीसरा पार्ट मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि कई बार जो भी लोग कारोबार कर रहे होते हैं, वो मेन कारोबारी होता है ना, वो कहीं और होता है। उसके बेस पर बच्चों के थ्रू वो ड्रग बेच रहा होगा, जिनको कि पकड़ना मुश्किल होगा, पकड़े भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि बच्चों को तो जेल में ज्यादा नहीं डाला जा सकता। उसी तरह से या वो लेडी के थ्रू कर रहे होंगे, कैरियर होंगे, तो दे आर वेरी स्मार्ट। और सबसे बड़ा पार्ट ये है कि जब ये स्टार्टिंग होती है और जब ड्रग के कारोबारी पैसा ज्यादा कमाना शुरू कर देते हैं, तो लाइव एग्जांपल मैंने शेयर किया था कि किस तरह से पैब्लो एस्कोबार इज द वन एपिटोम, नॉट ओनली पैब्लो एस्कोबार, चापो एंड मेनी अदर बिगेस्ट क्रिमिनल इन द ड्रग वर्ल्ड, कि वो इतने बड़े हो जाते हैं कि सिस्टम को ही ब्रेक कर देते हैं। बट फॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के अंदर एक बहुत अच्छा चीज ये है कि अभी तक इस तरह का बड़ा ड्रग ट्रैफिकर हम लोगों के पास में नहीं है जो कि सिस्टम को चैलेंज करता हो। ऑफ कोर्स एनसीबी का 7 ईयर का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत सिंपल एक्सपीरियंस था कि जब भी हम लोगों को इस तरह की सूचना मिलती थी, हम लोकल पुलिस के साथ में इन्वॉल्व होते थे और उनके साथ मिलके एक समय की प्रतीक्षा करते थे कि वो आदमी जो उस एरिया के अंदर ड्रग बेच रहा है, ना केवल हम उसको पकड़ें बल्कि पूरी की पूरी चेन को पकड़ें, जिससे कि अरेस्ट 10-12 अरेस्ट हों, जिसमें हम लोग सप्लायर भी पकड़े, मिडिल मैन भी पकड़े और फाइनली छोटे आदमी को पकड़े। तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि वो जो आदमी काम कर रहा है, पुलिस शायद उस पर काम कर रही होगी, उसके लिंकेज को तलाश कर रही होगी। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड रेस्पॉन्सिबल इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस ऑफ कोर्स विल टेक एक्शन। आप सीपी साहब को भी मिल सकते हैं, उनको आप जो भी आपका जो भी लोग हैं वो मिल सकते हैं और बता सकते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। आई एम 100% श्योर कि एक्शन विल बी टेकन, क्योंकि मेरे टाइम में मेरे को याद है कि हम लोगों ने केसेस किए थे इसमें, और छोटे केसेस भी किए थे, और उसमें हम लोगों ने बिग फिशेस को भी पकड़ा था। सो दैट मच ओनली आई कुड से, इससे ज्यादा मैं और नहीं बोल पाऊंगा। राइट, थैंक यू। कैन आई नो मतलब वो सीपी से जैसे आपने बताया, तो मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूं उनको? राज, कैन वी डू इट एट 11:30 विद और ताकि और क्वेश्चंस ले सकें अभी? ओके। Thank you, Raj. Thank you for the cooperation. I'll request Mr. Shailesh Sakparia. He has raised hand and he's a very learned person, and we are happy that he is with us. Thank you for coming with us, Mr. Shailesh. Yeah, it's my pleasure, sir. First of all, it was a nice talk. Congratulations for that, sir. मेरा सवाल ये है कि टीनेजर बच्चे जहां पढ़ने जाते हैं, मतलब कि सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस, तो अगर ये सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में हर कॉलेज में हर स्कूल में एक काउंसलिंग सेंटर हो, क्योंकि जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल है वो तो लाखों हजारों रुपए की फीस लेती है, तो एक काउंसलिंग सेंटर का जो एक्सपेंस है वो उसको ज्यादा नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट भी टीचर्स के लिए लाखों का सैलरी देती है, तो उनको भी ये कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस में ही अगर ये काउंसलिंग सेंटर खोला जाए
तो क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है? या और बहुत अच्छा। प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या? या देखिए, मेरा मानना ये है, हम लोग इसी बात पर जोर देते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि बच्चा जब ये ड्रग कंज्यूम करता है तो बड़ा सिंपली उसके लिए पीयर प्रेशर रहता है, उसके आसपास के साथी लोग यूज कर रहे हैं तो वो भी चला जाता है। उसको जब नया नया जाता है स्कूल के अंदर तो कई बार उसको लगता है यार है क्या, मैं भी ट्राई करके देखूं। फिर उसको एक इंडिपेंडेंस और एडवेंचर वाला पार्ट लगता है, देन दे ट्राई। तो देयर आर मेनी रीजन चिल्ड्रंस ट्राइड फॉर दोज थिंग्स। साथी कर रहा है, सिनेमा में देख रहा है, लेकिन जब एक बार वो शुरू कर देता है और उसके बाद फिर रोकने जाओ, इट इज लेट, क्योंकि वो एक डिफरेंट ग्रुप का पार्ट बन चुका है। तो हमको जरूरत है आज अपने सेकेंडरी स्कूल और 10th के अंदर, जैसे ही बच्चा स्टार्टिंग में 9th 10th के अंदर आ रहा है, उसके लिए कंपलसरी हमारे पास एक एजुकेशन के अंदर चैप्टर ऐड होना चाहिए, एक उसकी स्पेशल क्लास ऐड होनी चाहिए, जहाँ की हम उसको डेंजर्स के बारे में बता सकें। नंबर 2, तो चांसेस ये है कि जब हम उनको अवेयर करेंगे, डेंजर के बारे में बताएंगे, तो काफी सारे बच्चे उस साइड में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अगर उस साइड में चले जाते हैं तो हम लोगों को काउंसलिंग सेंटर और इस तरह का एक सिस्टम जरूर रखना चाहिए कि उन बच्चों को हम स्पेशलिस्ट के थ्रू समझा सकें। आज जिस तरह से दुनिया में ये प्रॉब्लम बढ़ी है, काउंसलिंग सेंटर्स भी काफी एडवांस कंट्रीज के अंदर हैं, तो हमारे देश में मेरा मानना है 100% होने चाहिए, जहाँ पर स्पेशलिस्ट लोगों को रखना चाहिए, सर्टिफाइड काउंसलर होने चाहिए, जो कि बच्चों की साइकोलॉजी के मुताबिक उनको समझा सकें। और अगर उनको लगता है कि इस बच्चे को अभी मदद की फर्दर जरूरत है, दे कैन बी सेंड फॉर द रिहैब और फर्दर काउंसलिंग या फर्दर ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया और हमने केवल ये सोचा कि ये प्रॉब्लम तो इंडिविजुअल बच्चे की है या पेरेंट्स की है, और एज ए स्कूल या कॉलेज मेरा काम तो केवल बच्चे को पढ़ाना है और डिग्री देने का है, तो मेरे को लगता है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहे। दैट इज द आंसर। थैंक यू मिस्टर हरिओम गांधी। एंड लेट मी ऐड इसमें जो इन्होंने शैलेश भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है अबाउट काउंसलर्स इन स्कूल्स। सो गांधी लेबर इंस्टीट्यूट अहमदाबाद अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उन्होंने 3 महीने का ये स्पेशल कोर्स शुरू किया है where we are training the counselors, psychologists and people into drug de-addiction, and they are employing those people to all the industries as well as in all the schools. So next month 1st July से ये वाला कोर्स ऑनलाइन शुरू हो रहा है for 3 months. Every 3 months it will be there, and it is conducted by the Ministry of Labor at a very nominal cost, just 5,000 rupees. Right. So just to add information for all of you, that soon whole Gujarat will be having counselors and psychologists in all the major industries and in all the schools. Thank you so much, Ms. Shailesh. Now I'll request Sunil Bhai Maheshwari to go ahead. सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर जैसे प्रेशर की दवाई खाते हैं जो आदमी, हेलो यस यस, हाँ बताइएगा। सर, जो प्रेशर की दवाई खाते हैं उसमें भी तो नारकोटिक्स मिला होता है। देखिए ऐसा है, मैंने मैं बोल रहा हूँ सर कि जैसे मान लीजिए हम लोग योगा करते हैं, योगा करने के बाद भी अभी प्रेशर की दवाई अगर एक दिन नहीं खाए तो पूरे बॉडी में अकड़न होने लग जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है कि हम दवाई छोड़े, नशा से एक तरह से वो भी हम नशा ले रहे हैं। देखिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं किसी को भी ये एडवाइस नहीं करूंगा कि जो डॉक्टर ने आपको दवा दी है उस दवा को आप छोड़ें, क्योंकि ये जो भी दवा दी जाती है ब्लड प्रेशर के लिए या किसी भी बीमारी के लिए उसका पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है। लेकिन यहाँ केवल मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जो एंटी डिप्रेसेंट हैं या फिर पेन किलर्स हैं या फिर ओपियोइड्स हैं, जो कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब एक टाइम के लिए, आपने डॉक्टर ने बोला 10 दिन आपको यूज करना है तो आपको 10 दिन यूज करना है, लेकिन उन्होंने बोला कि एक बार अगर आप ठीक हो जाते हैं तो उनके प्रयोग को बंद कर देना है, तो आपको बंद कर देना है। अभी आपने बोला कि आपने दवा छोड़ी, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, डॉक्टर की एडवाइस को पूरा फॉलो करिएगा, क्योंकि अभी जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ने आपको जो दवा प्रिस्क्राइब की है वो एंटी डिप्रेसेंट ही है या वो पेन किलर ही है। हो सकता है उस दवा का फंक्शन अलग हो, क्योंकि हर दवा का अलग अलग फंक्शन है। हम इस प्लेटफॉर्म पर केवल उन दवाओं की चर्चा कर रहे हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग है,
उन दवाओं की चर्चा कर रहे हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को प्रभावित करती है या जी। फिर हमको आदी बनाती है, केवल उन चीजों की चर्चा है। उसमें आप तम्बाकू, अल्कोहल, वो सारी चीजों के साथ साथ मेडिसिन को भी ले सकते हैं जो नार्कोटिक्स मेडिसिन की है, उनकी चर्चा। ओके ओके सर। थैंक यू मिस्टर गांधी। इनफैक्ट सुनील भाई, जहां तक इसमें दो पार्ट है, एडिक्शन एंड द मेडिसिन। यदि मेडिसिन्स आर अवेलेबल और गिवन बाय द गवर्नमेंट, they have a particular rule and they are safe. दूसरा, जैसा आपने बोला प्रेशर की दवा में एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, प्रेशर का कारण कुछ और है। तो ये बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दीजिए कि दवाई के कारण दवाई में कोई एडिक्टिव होता है। हमारा लेने का तरीका, हमारा फॉलो करने का तरीका, तो वो उसमें कभी भी मत डरिए। डॉक्टर है, बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, 7 साल पढ़े हुए हैं एमबीबीएस डॉक्टर, उसके बाद एमडी के 10 साल हुए हैं, इसलिए वो इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। गो अहेड। नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर मौलिक, इज ही अवेलेबल? मिस्टर मौलिक? Okay, now Mr. Raj Patni wants to ask something. Sir, can I connect to the concerned person if possible? या आप है ना मेरे को सेपरेटली अगर फोन के माध्यम से बात करेंगे तो मैं आई थिंक आई कैन कनेक्ट। आई थिंक हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर उस चीज को अभी के लिए अवॉइड करें। Yes, I agree. I'll provide the number, Raj. पूछना था, आई थिंक देयर वाज वन क्वेश्चन जो मेरे चैट बॉक्स में था कि क्या आयुर्वेदिक दवाएं या होम्योपैथिक दवाओं के अंदर भी नार्कोटिक्स ड्रग होता है। तो ड्रग्स के बारे में यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे थे वो उससे आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सारी चीजें मनुष्य के लिए हार्मफुल हैं। ये चीजें बहुत फायदे वाली चीजें हैं। अगर जैसे अफीम ना हो और उसका जो दर्द निवारक प्रभाव है, अगर वो लोगों को ना मिले तो लाखों लाखों लोग मर सकते हैं। पुराने टाइम में लोगों की लाइफ सेविंग के लिए ओपियोइड्स का यूज किया जाता था, लेकिन आज जो परेशानी है वो परेशानी केवल इसके मिसयूज की है। तो उसी तरह से आयुर्वेदिक दवाओं में भी दर्द के लिए या डिफरेंट इफेक्ट के लिए ओपियम और उसकी चीज़ों का यूज होता है, लेकिन वो कानून के द्वारा होता है। उसको वो लोग पूरी तरह से मेंशन करते हैं और उसमें सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उसी तरह से दूसरा आपने देखा था होम्योपैथी मेडिसिन भी जो बनाने का तरीका होता है वो अल्कोहल का होता है, लेकिन अल्कोहल भी जो है वो ऐसा नहीं है कि आप होम्योपैथी की दवा की पूरी बॉटल पी रहे हैं। आपने देखा होगा हार्डली थोड़े ही 4 बूंद या 6 बूंद ही आप लेते हैं और उसका एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो उसको मिसकंसेप्शन में मत लीजिएगा कि वो ड्रग है। वो अगर थोड़ी मात्रा में अल्कोहल है तो उसको प्रोसेस किया गया है, अगर ओपियम उसमें रखी गई है तो उसके पीछे मेडिकल रीजन के चलते रखा गया है। So that is okay. Yes, please. Thank you so much, dear friends. As we have, this is 11:32, so we have completed our. Officially, we are completing our program, as mentioned, 10 to 11:30. Still, we will be on the Zoom with Mr. Hariom, and those who want to ask personal questions, they want to meet till 11:45. They can do so. Officially, we are completing this meeting. Thank you so much. All can unmute themselves. Hello. Yeah. Hello. Yeah, Maulik bhai, carry on. Good morning, sir. Good morning. Really impressive and nice information shared by you. मेरे कुछ मतलब एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस या सजेशंस में नेचर के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, जो एक्सपीरियंस भी किए हैं। वो ऐसा है कि जैसे एक छोटा बच्चा है कि 5 साल या बिलो 10 years, तो उसको भी स्ट्रेस तो आता ही है क्योंकि उसका खिलौना टूट जाता है।
लेकिन वहां पे नेचर का एक रूल काम करता है कि वो उसके अंदर जो भी इमोशनल प्रेशर क्रिएट हुआ है वो उसको रिलीज कर देता है। मतलब वो वहीं पे रो देता है, पूरी इंटेंसिटी से रो देता है और वो जमीन पे रेंगता है यहाँ तक कि। अब उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ प्रयोग किए और वहां पे मुझे थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि जैसा मेरा मेरा एक दोस्त था, उसको कुछ रिलेशन प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको मैं मेडिटेशन सेंटर ले गया और मेडिटेशन के बाद मैंने उसको कहा कि जो गार्डन है, जो घास वाली जमीन है, वहां पे उल्टा सो जा। मैं भी सो गया उसके साथ। उसने बोला उससे क्या होगा? तो घास वाली जमीन पे हम दोनों छोटे बच्चे की तरह उल्टे सो गए और 15 मिनट के बाद वो खड़ा होकर बोला कि इस धरती को माँ क्यों कहते हैं वो आज पता चला। वो उसका स्टेटमेंट था कि उसने बोला कि मेरा पूरा स्ट्रेस चला गया, मतलब इतना रिलैक्स हो गया। तो एक हमारा जो नेचर है, जैसे हम 5 तत्व के बने हुए हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अगर उसके कांटेक्ट में हम जाते हैं तो बहुत ही मतलब रिलैक्सेशन मिलता है। और मैंने तो फिर रेगुलर शुरू करना कर दिया था कि स्ट्रेस हो या ना हो, 10 या 15 मिनट घास वाली जमीन पे चलना या फिर पूरा उल्टा लेट जाना। सेम दूसरा एक पॉइंट ये है कि जैसे हम सोते हैं, तो जैसे पहले हम छोटे थे, गांव में जाते थे तो खुले आकाश में सोते थे, ऊपर छत नहीं थी, पूरा आकाश। कभी कभी हम ये गर्मी के ऋतु में भी छत पे सोते हैं, तो वहां पे जो नींद आती है वो एसी में भी नहीं आती, उतनी क्वालिटी वाली नींद आती है। तो एक अच्छी नींद भी एक स्ट्रेस रिलीफ का काम कर सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ और मुझे ऐसे अच्छे रिजल्ट भी मिले। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी पर्सन हमें लगे कि स्ट्रेस वाला हो, उसको हम ये सजेस्ट करें कि तू ऐसा हो तो 15-20 मिनट घास वाली जमीन पे चलना शुरू कर और रात को छत पे सोया कर, तो उससे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और डिटेल है, लेकिन हरिओम सर मैं आपको पर्सनली उसके लिए डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन एटलीस्ट ये 2 पॉइंट मुझे लगा कि शेयर करूं ताकि सबको मतलब लगे कि नेचर का पावर कितना है। मतलब थैंक यू मिस्टर मौलिक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर केतन वांट्स टू आस्क एनीथिंग। डॉक्टर केतन ढोलकिया, या कैरी ऑन डॉक्टर केतन। आप हमारे सम्माननीय अतिथि रह चुके हैं एज ए स्पीकर। डॉक्टर केतन, प्लीज गो अहेड। ओके, ओके, एनीबडी एल्स? दिव्यांग, उम्रट वाला? Sir, one just suggestion. या श्योर। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हरिओम गांधी साहब ने जो बताया डूज और डोंट्स, तो यही डूज और डोंट्स का 5 मिनट का वीडियो एटलीस्ट हर स्कूल में पब्लिश किया जाए एंड इट शुड बी मेड कंपलसरी बिकॉज दैट इज द एज कि जहाँ सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्शन हो जाता है ये सब थ्रिलिंग का। So when they are getting attracted to such thrilling, such information of 2 to 5 minutes will be very much useful to prevent such happening, sir. Wow, thank you for the compliment. Thank you so much. I'll request everybody to say something what they like the most in 1 or 2 sentences. आज के सेशन में क्या अच्छा लगा आपको, यदि आप कहना चाहें तो प्लीज अपना अनम्यूट कीजिए और बताइए। सर एक ही चीज मैं बताऊं, आई एम वेरी मच फैन ऑफ हरिओम गांधी सर। I met him so many times personally while he was Journal Director Narcotics at Ahmedabad, and we were meeting lesser than 30 minutes in spite of any heavy schedule. Oh wow! That is the greatness of Hariom Gandhi sir. Very nice. Yeah. Yes. Anybody else? आपको क्या अच्छा लगा वो बताइए आज के सेशन में। सर जो उन्होंने जो रूट लेवल के ऊपर जाके जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी है ना, दैट इज टचिंग। वाओ, वेरी नाइस। He worked up to very much root level, sir. Yes. Very good. Yes, Raj, would you like to say something? What did you like the most? Unmute yourself. Yes, the information was very wonderful और
मतलब बेसिक से मतलब ऊपर तक मतलब आज गए एक ही सेशन में। सो इट वाज वेरी वंडरफुल। और कोई चीजें थी कि जैसे कि वो जैसे हम सिरप ले रहे हैं और उसमें भी मतलब उसको एडिक्टेड नहीं होना है। सो ऐसे भी हम लोग बहुत केसेस मैंने देखे हुए हैं। सो करंटली आई जस्ट नो कि वो भी एक ड्रग है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको 1 वीक लेना है, 10 दिन लेना है, तो उतना ही आपको लेना है, आपको अपने तरीके से नहीं लेना है। सो दैट इज आई ओपनिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। हाँ छायाबेन। पोषक पटेल wants to say something. पोषक पटेल, छायाबेन, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। So thanks for greeting। हरिओम गांधी से मेरी पहली मुलाकात फ्राइडे जब फोरम स्टार्ट होता है तो उनके बच्चे को छोड़ने के लिए आए थे और हमारे तब से बिल्कुल जुगलबंदी है। तो मैं इतना खुश हूँ कि एक पॉसिबिलिटी का वावेतर हमने 7-8 साल पहले किया था, वो कहाँ तक पहुंच गई। और मैं आज इंट्रोडक्शन प्रोग्राम वीकेंड में था, पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन मेरे लिए भी ओपनिंग हुआ। मैंने कुछ गोलियां पहले खाई थी तो उसकी साइड इफेक्ट एज अ डॉक्टर मेरे को पता नहीं क्या, सेशन से मेरे को काफी क्लैरिटी मिली। 2015 के बाद मैंने बीपी की गोली नहीं खाई, लेकिन मैंने फॉलो किया डॉक्टर्स की सब इंस्ट्रक्शन को, लैंडमार्क एजुकेशन की टेक्नोलॉजी को, आयुर्वेद को, और मेरे अपने आप सुनना स्टार्ट किया मैंने। तो काफी कुछ कंफर्मेशन मिला हरिओम के इस प्रेजेंटेशन से। और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, शैलेश सकपरिया करके एक बड़े अफसर है, वो भी आज सेशन में थोड़े समय के लिए जुड़े थे, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन ही इज आल्सो अमेजिंग पॉसिबिलिटी। उनके साथ हम काम करेंगे। थैंक यू। अच्छा ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हरिओम जी, आपने बहुत अच्छा सेशन ले किया और मेरे को भी इससे बहुत गहरा क्लैरिटी भी आई। वैसे मैं ड्रग में ज्यादा नहीं और आगे कुछ भी हो तो मैं इससे मैं सोचती हूँ कि हेलो सुनाई देता है ना? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हरिओम गांधी, आपने बहुत अच्छा सेशन लीड किया और मेरे को भी बारे में पता चला ड्रग्स के बारे में। और मैं सोचती हूँ कि बचपन से हम लोग बच्चों को काउंसलिंग करते रहे, ऐसा कुछ सेंटर्स खुल जाए तो ये सब कम होने की पूरी संभावना है, मैं ऐसा सोचती हूँ। और मैं इसमें जुड़ना चाहूंगी, अगर भविष्य में कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोग तो डेफिनेटली आई विल ज्वाइन दैट। और थैंक यू वो शैलेश भाई जो बाद में पोषक के कहने से इसमें थोड़ा सेशन उन्होंने अटेंड किया। और थैंक यू सो मच, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग ये से मतलब आगे लेके जाए और सबको इससे थोड़ा कम करे और थोड़ा बाहर निकाले, सबको अच्छे से लाइफ दे सके, तो इसके लिए मैं जरूर तैयार होंगी। थैंक यू सो मच। या नितिन भाई। नितिन भाई अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ यस सर, गांधी सर के सेशन में ये लगा कि उन्होंने ये सब चीजों पर काम किया है और वो सेशन लीड कर रहे हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि ये सब जो उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी लाइफ में मतलब अपनी जॉब में और लाइफ में किया है, तो वो रियलिटी से बहुत नजदीक था, तो जल्दी वो उसको हम ग्रास्प कर सकते हैं वो चीज को। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जगदीश भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? सर राजू पटेल। राजू, सो बेसिकली लाइक ड्रग्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं थी लाइफ में, और लोग क्यों एडिक्ट होते हैं, क्या मिलता है उनको उनसे। लाइक हमेशा सुना है ड्रग्स बुरा है, ड्रग्स बुरा है, लेकिन लोग फिर क्यों उसके पीछे भागते हैं? जो ड्रिंकर्स है वो ड्रिंक क्यों करते हैं, मतलब वो मालूम ही नहीं था आज तक कि अगर उसका बेस नहीं मालूम है तो उसको छुड़ाने का तो लाइक हम जो भी ट्राई कर रहे हैं वो बेफुजूल था आज तक, क्योंकि मालूम ही नहीं था कि ये लेते क्यों है इससे। क्योंकि सुना है स्वाद बीटर होता है, टेस्ट एकदम बोगस होता है, कड़वा होता है एकदम, और लाइक मुंह से स्मेल करती है, लोग उनसे दूर जाते हैं, और फिर भी ये लोग क्यों कंज्यूम करते हैं? ऐसा क्या है? लोग बोलते हैं आदत हो जाती है, आदत होती है, लेकिन आदत क्यों होती है? ऐसा क्या मिलता है उनको? वो आज क्लैरिटी हुई और उसके दूसरे रास्ते भी मिले
कि उनको अगर वो आदत है तो उनको और किस रास्ते पे ले जा सकते हैं, तो उनको जो ड्रग्स से मिलता है वो अदर जगह से भी मिल जाए। मतलब कि लोगों के लिए उनको काम करना सिखाना, फैमिली के साथ लाइक हगिंग एंड ऑल ह्यूमन कांटेक्ट में लाना, एक्सरसाइज कराना। तो ये जैसे जैसे ये 4-5 चीजें वो कराते जाएंगे, ड्रग्स तो अपने आप, क्योंकि वो दूसरी चीजें उनको दूसरी जगह से मिलना शुरू हो जाएगी, तो वो छूट सकता है। लाइक और रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है, उसमें क्या काम होता है वो भी यहाँ से देखने को मिला कि अगर ये 4 चीजों पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वहीं पर घर पे भी कर सकते हैं, या रिहेबिलिटेटर सेंटर जो इसको बोलते हैं, मुझे तो नाम भी प्रॉपर नहीं आता है क्योंकि वो बहुत बार जिंदगी में आया नहीं है काम में, तो वहां पे कैसे काम होगा वो भी ध्यान में आया कि लाइक लोग वहां पे डॉक्टर्स क्या करते होंगे उनके साथ, उनको कैसे अदर चीजों से ये सारी चीजें, मतलब डोपामाइन है या फिर एंटी जो डोफिन है, वो सारी चीजें उनको कैसे मिल जाए अदर रास्ते से, और उनको कॉन्फिडेंस भी आए कि इस रास्ते से भी हम इसको पा सकते हैं, हमें ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं है। तो वो पूरी क्लैरिटी आज इस सेशन से मिली, एंड आई एम रियली सैल्यूटेड कि वो एक 41 साल की उम्र में पहली बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू राजू भाई। किरण बेन। Okay, so now it is 11:45, so we are officially closing this session, right? Thank you so much, Mr. Hariom Gandhi, कि आपने इतने डीप, इतने गहरे, इतने बड़े सब्जेक्ट को इतना सिंप्लीफाई करके लोगों के लिए पैलेटेबल बना दिया कि सब अपनी अपनी लाइफ देख पाए, अपने आसपास के लोगों की लाइफ देख पाए और उनमें डिफरेंस करने का सोच है। Thank you so much. Yeah, thank you. Our core meeting will meet at 12 o'clock. Thank you so much. Thank you very much. Thanks everyone. Thank you everybody. Thank you so much. Thank you. everybody. आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, और आई एम श्योर कि हम सब लोग अपनी इस नॉलेज से ह्यूमन लाइफ लेके आएंगे, और कोई भी ऐसी सुसाइड जो ड्रग के चलते हो रही है या मेंटल डिप्रेशन के चलते हो रही है, हम उसको रोक पाने में कामयाब होंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे टू ऑल। Thank you.